जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हम 2 सेशंस कर चुके हैं और 2 सेशंस में हमने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी और चैप्टर 2 जनरल कंडीशंस को डिस्कस कर लिया है। तो चैप्टर 3 और ये 3rd जो सेशन है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रांट ऑफ एंड रिटर्न फ्रॉम लीव। तो लीव कैसे ग्रांट की जाएगी और लीव से अगर रिटर्न किसी को बुलाना है तो उसको कैसे रिटर्न बुलाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं उसको हम देखेंगे आज। तो बेसिकली चैप्टर 3 के अंदर रूल 14 से लेकर रूल 25 तक है और इसके अंदर रूल 18 जो है वो डिलीटेड है। ठीक है। चैप्टर जो 3rd है इसके अंदर आपका जो रूल 14 है एप्लीकेशन ऑफ लीव है। लीव एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, किस फॉर्म में होगा, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव कर सकता है और क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस रहेंगी उसके बारे में बताया गया है। लीव 15 जो है लीव अकाउंट के बारे में, लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, कौन मेंटेन करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू लीव, भाई छुट्टी लेनी है तो उससे पहले क्या लीव अकाउंट में छुट्टियां हैं, उसका क्या एंटाइटलमेंट है लीव लेने के लिए, तो वो सभी वेरीफाई करा के ही लीव ग्रांट की जाती है। तो उसके बारे में रूल हम 16 में पढ़ेंगे। लीव नॉट ड्यू टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो जो लीव है सर्कमस्टांसेस में कैसे उसको ग्रांट किया जा सकता है, नहीं किया सकता है, और जब वो ड्यू हो या ना ड्यू हो, पता ना चले, सर्टेन ना हो, कंफर्म ना हो, तो फिर उसमें कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। 19 के अंदर है ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे कैसे लीव जब दी जाएगी तो कैसे काउंट करना है कि लीव कब से स्टार्ट होगी और कैसे एंड होगा, तो उसके रिगार्डिंग 19 के अंदर हम पढ़ लेंगे। लीव 20 है लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर ड्यूटी पर रिटर्न नहीं आ पाएगा तो उसके रिगार्डिंग कैसे उसको लीव देना है, कैसे लीव दी जाएगी, उसके बारे में रूल 20 में पढ़ लेंगे हम। और कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव, छुट्टी कब से स्टार्ट होती है और कब ख़त्म होती है तो उसके बारे में देख लेंगे। तो बेसिकली कमेंसमेंट का मतलब ये यहाँ पे ये है कि अगर कोई हॉलीडे आ जाता है या सीरीज़ ऑफ हॉलीडे आ जाता है तो उसके अंदर हम किस तरीके से छुट्टी कब से मानेंगे, कब से स्टार्ट हुई और कब वो टर्मिनेट हुई या कब ख़त्म हुई। कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव, तो लीव को कैसे कंबाइन करना है इसके बारे में 22 के अंदर है। और रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव, अगर छुट्टी पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गया और उसको वापस बुलाना पड़ रहा है बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, तो किस तरीके से उस केस में हम रूल को डील करेंगे या रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे और क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसके बारे में हम 23 में पढ़ लेंगे। और 24 है रिटर्न फ्रॉम लीव, जब कोई छुट्टी से वापस लौटता है या नहीं लौटता है तो फिर क्या होगा। एंड लास्ट जो है एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, तो कोई छुट्टी पे गया और नहीं आना चाहता, विलफुल एब्सेंस है, तो उस केस में क्या होगा वो 25 के अंदर हम पढ़ लेंगे। तो ये ब्रीफली मैंने बता दिया कि क्या ये रूल्स हैं 14 से 25 तक, इसको हम डिटेल में अब देख लेते हैं एक बार। तो रूल 14 जो है चैप्टर 3 का पहला रूल है और ग्रांट ऑफ एंड रिटर्न फ्रॉम लीव इसका टाइटल है। तो यानी बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से लीव को ग्रांट की जाए और किस तरह से रिटर्न किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का होगा, मोटा मोटा यानी ये बात है यहाँ पे। तो रूल 14 है एप्लीकेशन ऑफ लीव, तो लीव एप्लीकेशन किस तरीके से ट्रीट करनी है, किस तरीके से होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एनी एप्लीकेशन ऑफ लीव और फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव, अगर हमें लीव के लिए अप्लाई करना है उसका एप्लीकेशन या कोई लीव हमने ऑलरेडी ली है उसके एक्सटेंशन के लिए, शैल बी मेड इन फॉर्म 1। मैंने ये जो ब्लू में आप इसके अंदर देखेंगे, ये ब्लू में ऐड जो मैंने किया ये अपनी तरह से ताकि आपको और क्लियरली समझाए, ये मेरे यानी एक तरह से कह सकते हैं कमेंट्स हैं या इंसर्शंस हैं जो मैं इंसर्ट कर देता हूँ ताकि रूल आपके लिए सिंपल हो जाए। ठीक है। तो ये शेड्यूल 2 का जो है ये इसका यहाँ पे फॉर्म 1 है, तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ क्योंकि देखने से क्या है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये शेड्यूल 2 है। लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने दिखाया भी था कि शेड्यूल 1 के अंदर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो ग्रांट कर सकती हैं लीव को, उसके बारे में दिया हुआ है। ये काइंड ऑफ लीव यहाँ पे लिखा हुआ है एक कॉलम के अंदर जो कि कॉलम 2 है, और अथॉरिटी जो ग्रांट कर सकती हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन एक बार दिखा दिया ताकि आपको माइंड में रहे। दूसरा अभी जो हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर कि फॉर्म 1 के अंदर या तो एप्लीकेशन ऑफ लीव जो होगा वो किसके अंदर होगा, फॉर्म 1 के अंदर होगा, या दूसरा अगर वो एक्सटेंशन के लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम कोई मान लो 5 दिन की छुट्टी पे गया और उसे एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो अप्रूवल लेगा, तो अप्रूवल भी इसी के अंदर ही चाहिए होगा। ठीक है। तो इसके अंदर दोनों केस यानी लीव लेना हो या एक्सटेंशन ऑफ लीव हो, दोनों ही इस सेकंड शेड्यूल के फॉर्म 1 के अंदर हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके का फॉर्म होगा
और यहाँ पे लास्ट में क्या है, रिमार्क्स रिकमेंडेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर, जिसको आप अप्रूवल के दे रहे हो, आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर जो भी है। और नीचे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव, तो लीव एडमिसिबल आपके है कि नहीं है वो भी चेक करना पड़ता है। तो ये चेक कौन करेगा, ये बेसिकली क्योंकि एडमिन जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है ज़्यादातर केसेस में मिनिस्ट्रीज में, तो वो सर्टिफाई करेंगे कि इनके पास जो लीव इन्होंने अप्लाई की है वो इनके अकाउंट में है। तो सर्टिफाइड दैट डैश नेचर ऑफ लीव, ईएल है, एचपीएल है, यूएल है, जो भी है। यूएल तो खैर मतलब अकाउंट में नहीं होती, ईएल और एचपीएल जो है अगर उनमें से जो भी अप्लाई कर रहे हैं, या सीएल अप्लाई कर रहे हो तो फिर ये एडमिन तक नहीं जाता। तो ईएल और एचपीएल या लीव नॉट ड्यू, इनमें से कौन सी लीव, किस तरह की नेचर ऑफ लीव जो उन्होंने अप्लाई की है वो उनके अकाउंट में है या नहीं है, यहाँ पे उनके अंदर वो सर्टिफाई कर देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आ जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। तो यहाँ पे बेसिकली यही कह रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो होगा लीव का या एक्सटेंशन ऑफ लीव का होगा, वो फॉर्म 1 में, शेड्यूल 2 का जो फॉर्म 1 है उसके अंदर अप्लाई किया जाएगा टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। और अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कहाँ पे है, वो आपका शेड्यूल 1 के अंदर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको ध्यान में रहे कि शेड्यूल 1 के अंदर हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में पता होता है। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी। अब ये जेन्युइन कंडीशन हो सकती है किसी की कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसके अंदर छुट्टी कौन अप्लाई करेगा, तो उस केस के लिए यहाँ पे कंडीशन बताई है। तो यहाँ पे बोले सच एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ऐसा लीव एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट मे बी साइंड एंड सबमिटेड बाय, तो दोनों चीज़ें, साइन भी कर सकता है जिसको ऑथराइज किया जा रहा है यहाँ पे नीचे, और वो सबमिट भी कर सकता है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद अनेबल है सबमिट करने के लिए कोई एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ ए डिसेबिलिटी, उसकी ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो गई है जिसकी वजह से वो नहीं सबमिट कर सकता, तो उस केस में कौन कौन कर सकता है वो नीचे यहाँ पे ABCD में बताया गया है। और वो साइन भी कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ में, और वो सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कौन कर सकता है, द स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिड है तो उसके अंदर, अगर वो फीमेल है मतलब क्या कहते हैं वाइफ है, तो हस्बैंड कर सकता है उसका, और हस्बैंड है तो वाइफ कर सकती है, तो वाइस वर्सा। ठीक है, तो स्पाउस जो है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मैरिड है तो उसका स्पाउस उस एप्लीकेशन को साइन करके उस गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पे दे सबमिट कर सकता है। पेरेंट्स इन केस ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट, और अगर अनमैरिड है तो उस केस में पेरेंट्स करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई मैरिड है तो पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इस तरीके का एप्लीकेशन सबमिट करने का वो स्पाउस के ऊपर डाला गया है। और अनमैरिड के केस में ही, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, अनमैरिड के केस में पेरेंट्स कर सकते हैं। तो ये इससे यहाँ से ये पता चलता है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट अनमैरिड होगा तभी पेरेंट्स कर पाएंगे। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, बाकी रूल जो कहता है ये तो सामने लिखा हुआ ही है। द चाइल्ड इंक्लूडिंग एडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, अब इनमें से अगर मान लो दोनों में से कोई भी नहीं है, वैसे तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जनरली बोला गया कि स्पाउस करेगा पहले, फिर उसके बाद पेरेंट्स बोला गया है, फिर चाइल्ड बोला गया है। चाइल्ड में एडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, या ब्रदर सिस्टर, अगर इनमें से भी कोई अवेलेबल नहीं है तो ब्रदर सिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसके अंदर उनका मेजर होना जरूरी है। यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इनमें से कर सकता है, लेकिन जनरली जो है प्रेफरेंस इस हिसाब से लिखी हुई है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्पाउस नहीं है तो पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे, लेकिन जनरली ये अनमैरिड और मैरिड लिखने के लिए जो लिखा हुआ है उससे ये पता चलता है कि जनरली स्पाउस ही करेगा, और स्पाउस अगर किसी का नहीं है, अनमैरिड है, तो पेरेंट्स करेंगे। बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि कोई प्रेफरेंस का या सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं दे रहा कि इसी सीक्वेंस में ही करना है, अगर नहीं हो आगे में जानना है तो। एनी पर्सन हु हैज़ बीन असाइंड लिमिटेड गार्डियनशिप, तो ये लिमिटेड गार्डियनशिप जो है अगर किसी को असाइन की गई है, लिमिटेड गार्डियनशिप कब असाइन की जाती है, अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनरली उनको असिस्ट करने के लिए, ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें और अपना या कुछ काम जो है वो उनके हेल्प से कर सकें, उनको लिमिटेड गार्डियनशिप किसी को दी जा सकती है। उनकी कोई डिसेबल पर्सन है, अगर वो अपने डिसीजंस या अपना कोई काम करने के लिए काम करने में असमर्थ हैं, और तो उनके किसी रिश्तेदार को या किसी, अगर और कोई उनका नहीं है, मतलब कि अपना नहीं है, तो उस केस में एक लिमिटेड गार्डियनशिप दी जा सकती है किसी और उसके रिश्तेदार को, या कोई नियर या डियर हो कोई। तो
तो ये जो जनरली वो बोला गया कि अगर इस तरीके का लिमिटेड गार्डियनशिप किसी को असाइन की गई है तो उस केस में वो भी कर सकते हैं। तो एनी पर्सन हु हैज़ बीन असाइंड लिमिटेड गार्डियनशिप ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो ये बेसिकली जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसके अंदर ये सेक्शन एक बार मैं दिखा देता हूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसमें से पढ़ के ही आपको बताया कि प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न ऑफ गार्डियनशिप इसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है कि लिमिटेड गार्डियनशिप कब देनी है। तो वही मैंने आपको समझाया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अनेबल है और वो डिसीजन लेने के लिए उसके लिए कोई एक लिमिटेड गार्डियनशिप किसी को दी गई है तो वो भी इस तरीके के एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एंड द सेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एंड सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ। तो बाकी यानी लीगली ये माना जाएगा कि वो जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा ही सबमिट की गई है, ये मान लिया जाएगा। डीम्ड का मतलब उसने नहीं सबमिट किए उसके बावजूद भी ये मान लिया जाएगा कि उसी ने सबमिट किया और उसका सेम इम्पैक्ट रहेगा, सेम इफेक्ट रहेगा, और उसी के बेसिस पे उसको जो भी एंटाइटलमेंट होगा, जो भी कुछ मिलना है, लीव सैलरी मिलनी है या कोई और बेनिफिट मिलने हैं, तो वो उसके बेसिस पे ही उसको मिल सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को। ऐसा कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसने खुद सबमिट नहीं किया उस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये आपका रूल 14 था एप्लीकेशन फॉर लीव की एप्लीकेशन कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है और कौन कौन उसको कर सकता है अगर वो डिसेबल है। तो आगे चलते हैं। लीव अकाउंट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द नोट बिलो। तो नोट के अंदर यहाँ पे कोई कंडीशन बताई गई है, ये इसको छोड़ देते हैं, उसके अलावा वो बात कर रहा है यहाँ पे पहले। तो देखिए जो रूल लिखा जाता है ना वो जनरली अगर मान लो एक जनरल रूल तो ये हो गया, और जब ये नोट यहाँ पे लिखा गया इसका मतलब कि ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो बेसिकली जनरल रूल ये है और ये एक्सेप्शन है, तो इसीलिए एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द नोट बिलो, नोट के अंदर जो लिखा गया वो तो एक तरीके से एक्सेप्शन है। बाकी मेन रूल ये कहता है, तो मेन रूल क्या कहता है, ए लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म 2। जो लीव अकाउंट होगा वो आपके फॉर्म 2 में मेंटेन होगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम जब मैंने सेशन लिया था उसमें भी दिखाया था, ये आपका फॉर्म 2 है। इसके अंदर रूल का रेफरेंस भी लिखा जाता है कि किस रूल के तहत ये फॉर्म यानी एप्लीकेबल है। तो जनरली आपको यहाँ से मदद मिलती है पढ़ने में कि भी किस रूल का ये फॉर्म है। तो हम रूल ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 15 है, इसी का ही यहाँ पे बताया कि लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होगा। तो ये आपका जो सर्विस बुक होती है, सर्विस बुक में इस तरीके के पेजेस बने होते हैं, उस सर्विस बुक में ही ये एंट्री होती है कि फ्रॉम दिस टू दिस टाइम पीरियड, यहाँ पे जनरली 6 महीने की एंट्री होती है। कंप्लीटेड के लिए कितनी छुट्टी मिल रही है, तो ईएल कितने क्रेडिट में थे पहले, तो इस तरीके से इसको फिल किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये बोला गया कि लीव अकाउंट जो मेंटेन होगा आपका फॉर्म 2 में मेंटेन होगा, जो कि शेड्यूल 2 का पार्ट है। फॉर ईच गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द ऑडिट ऑफिसर इन केस ऑफ गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करेगा, और ये किस में मेंटेन होगा, फॉर्म 2 के अंदर मेंटेन होगा। एंड बाय द हेड ऑफ ऑफिस और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। सेकंड कौन कर सकता है, हेड ऑफ ऑफिस कर सकता है, या उसने किसी ऑफिसर को ऑथराइज किया तो वो कर सकता है। किसके केस में, नॉन गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर गस्टेड है तो उसके केस में ऑडिट ऑफिसर को बोला गया कि जनरली मेंटेन करेगा, और अगर नॉन गस्टेड है तो उसके केस में हेड ऑफ ऑफिस। तो हेड ऑफ ऑफिस जनरली कौन होता है, ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हेड ऑफ ऑफिस जो होता है वो अंडर सेक्रेटरी होता है, और या डिप्टी सेक्रेटरी कह लो आप, कहीं कहीं पे डिप्टी सेक्रेटरी भी हो सकता है, और या उसके अलावा अगर कोई ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया तो वही मेंटेन कर सकता है। तो जनरली आप देखेंगे मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो मेंटेन करता है, नॉन गस्टेड के लिए भी और गस्टेड के लिए भी ज़्यादातर। और जहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे कौन कर रहा है, ऑडिट ऑफिसर करेगा। तो ये जो नोट लिखा गया है नीचे, पहले तो बोला कि जनरल रूल ये है कि गस्टेड ऑफिसर के लिए मेंटेन जो करेगा वो ऑडिट ऑफिसर करेगा, और नॉन गस्टेड के लिए जो मेंटेन करेगा वो हेड ऑफ ऑफिस मेंटेन करेगा, या उसके द्वारा अगर किसी ऑफिसर को ऑथराइज किया गया तो वो करेगा। जो नोट है वो कहता है इन केस ऑफ गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट हुज पे एंड अलाउंसेस आर ड्रॉन एंड डिस्पर्स बाय द हेड ऑफ ऑफिस। अगर हेड ऑफ ऑफिस ही किसी की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, तो उस केस में लीव अकाउंट मेंटेन करने का जो जिम्मा है वो हेड ऑफ ऑफिस को ही दिया गया है। तो इन जनरल जहाँ पे ऑडिट ऑफिसर जो है वो यानी एक तरीके से ये पे एंड अलाउंसेस मेंटेन कर रहा होगा,
तो उस केस में तो ऑडिट ऑफिसर के पास होगा। लेकिन अगर पे एंड अलाउंसेस जो है वो हेड ऑफ ऑफिस मेंटेन कर रहा है गस्टेड ऑफिसर की, तो गस्टेड ऑफिसर के केस में भी हेड ऑफ ऑफिस का ही यानी लीव अकाउंट मेंटेन करने का जिम्मा रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपका इन शॉर्ट बना दिया कि अगर कोई गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो दो केस हो गए कि एक केस में जहाँ पे उसका पे एंड अलाउंसेस जो भी डिस्पर्स और ड्रॉ हो रहा है वो हेड ऑफ ऑफिस कर रहा है, तो उस केस में हेड ऑफ ऑफिस ही करेगा। दूसरे केसेस में जहाँ पे वो नहीं कर रहा हेड ऑफ ऑफिस उसके पे एंड अलाउंसेस को मेंटेन, तो वहाँ पे ऑडिट ऑफिसर करेगा। ठीक है, और नॉन गस्टेड के केस में तो हेड ऑफ ऑफिस ही करेगा या उसके द्वारा ऑथराइज किया कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये इस तरीके से। और जनरली मैं एक प्रैक्टिकल बात बता दूं कि मिनिस्ट्री में ज़्यादातर जो हेड ऑफ ऑफिस आपका एडमिन होता है, और एडमिन के अंदर डीएस हो सकता है हेड ऑफ ऑफिस, या वो ऑथराइज करे तो नीचे यूएस लेवल पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपका सेटअप है कि कौन मेंटेन करेगा। तो मेंटेन आपका फॉर्म 2 के अंदर ही होगा, ये जो फॉर्म 2 मैंने दिखाया था इसके अंदर ही मेंटेन होगा। लेकिन मेंटेन कौन करेगा दोनों के केस में, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये था कि लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होगा रूल 15 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। रूल 16 है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू लीव, कि भाई लीव का एंटाइटलमेंट है कि नहीं है, लीव उसके अकाउंट में है कि नहीं है। आप छुट्टी किस बेसिस पे दोगे, पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि छुट्टी है कि नहीं उसके अकाउंट में। तो ये इसके अंदर इसी के रिगार्डिंग बात ये है कि नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। शैल जहाँ पे हो उसका मतलब कि ऑब्लिगेटरी है, मे में तो फिर भी डिस्क्रिशन होता है, लेकिन जहाँ पे शैल लिखा हुआ है कि छुट्टी नहीं दी जाएगी अनटिल, जब तक ए रिपोर्ट रिगार्डिंग इट्स एडमिसिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अथॉरिटी मेंटेनिंग द लीव अकाउंट। तो ऊपर हमने रूल 15 में पढ़ा कि कौन लीव अकाउंट मेंटेन करेगा। ठीक है, लीव अकाउंट अब ये मेंटेन कर रहे हैं तो उनसे हम इंफॉर्मेशन मंगाएंगे, उनसे हम रिपोर्ट मंगाएंगे और देखेंगे कि जो लीव है वो एडमिसिबल है कि नहीं है। तो जब तक हम ये नहीं चेक कर लेंगे तब तक हम लीव जो है ग्रांट नहीं कर सकते। हम का मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल ए रिपोर्ट रिगार्डिंग इट्स एडमिसिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अथॉरिटी मेंटेनिंग द लीव अकाउंट। ठीक है, तो जनरल रूल ये है, लेकिन रूल्स में जब उसकी फ्रेमिंग होती है तो उसके अंदर जनरल रूल जो भी होता है बाद में एक्सेप्शंस होते हैं, जिसको हम प्रोवाइडेड दैट करके भी लिखते हैं या एक्सेप्शन ऑफ अबव भी लिख सकते हैं। तो ये लैंग्वेज होती है जो रूल की, जो जनरली मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ लिखने का तरीका। तो ये जनरल रूल तो ये कहता है, लेकिन हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन क्या है हम नीचे देखेंगे। ये क्या कहता है, द ऑर्डर सैंक्शनिंग लीव शैल इंडिकेट द बैलेंस ऑफ अर्न लीव हाफ पे लीव एट द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जब ऑर्डर किया जाएगा लीव का, लीव सैंक्शन हो गई, तो उस ऑर्डर जो होगा जनरली ऑफिस ऑर्डर होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है उसके लिए ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है। तो उस ऑफिस ऑर्डर में या लीव ऑर्डर जो सैंक्शन कर रहा है लीव को, उसके अंदर ये इंडिकेट किया जाएगा कि बैलेंस ईएल कितनी है और एचपीएल उसके क्रेडिट में कितनी है। ठीक है, तो इसको एक दिखाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। ये CSMOP, ये जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का 2022 वाले एडिशन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। उसके अंदर जो ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट था उसके अंदर बेसिकली ये लीव के रिगार्डिंग ही दिया हुआ था, तो मैंने इसी को ही अडॉप्ट कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसके अंदर ये फॉर्मेट बना रखा है। फॉर्मेट में बता रखा है कि श्री XYZ ए परमानेंट सेक्शन ऑफिसर इन दिस डिपार्टमेंट इज ग्रांटेड अर्न लीव फॉर दिस डेज फ्रॉम डैश टू डैश विद परमिशन टू प्रीफिक्स दिस एंड सफिक्स दिस बोथ पब्लिक हॉलीडेज टू लीव। तो बेसिकली जब छुट्टी का ऑर्डर निकलता है तो उसमें बताना पड़ता है कब से कब तक की छुट्टी है। सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब कि अगर मान लो कोई मंडे से छुट्टी ले रहा है तो सैटरडे संडे जो है अगर ऑफिस बंद रहता है तो उसके अंदर क्या क्या वो छुट्टियां उसको मिल रही है या उस छुट्टी के साथ अटैच हो रही है पहले। और सफिक्स मतलब बाद में कौन सी छुट्टियां जो है और साथ में जुड़ रही हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ता है। टू द लीव इट इज सर्टिफाइड दैट XYZ is likely on expiry of leave to return to duty at the station from which he proceeded to leave। तो जिस स्टेशन से वो गए हैं उसी पे ही वापस आएंगे, इस तरीके का भी लिखा जाता है। ये दोनों, ये जो चीज़ है ये आपके रूल में भी लिखा हुआ है। ये रूल हम ही पढ़ेंगे तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो बेसिकली ये ऑर्डर दिखाने का पर्पज़ मेरा ये है कि इसके अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिट में कितनी छुट्टियाँ हैं, जो कि हमें ये रूल कहता है।
तो यहाँ पे जो ये रूल कह रहा है कि ऑर्डर सैंक्शनिंग लीव के अंदर अगर कोई ऑर्डर पास किया है, इसके अंदर हम लीव को सैंक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर बैलेंस ऑफ ईएल एंड एचपीएल लिखा होना चाहिए। ये इस सीएसएमओपी के अंदर नहीं है। तो ये जो सीएसएमओपी का फॉर्मेट है, अगर जो भी डिपार्टमेंट इसको बनाता है, डीएआरपीजी बनाता है इसको, तो नेक्स्ट टाइम अगर इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे डालेंगे तो और बेटर रहेगा। मैंने इसको अपने तौर पर यहाँ पे मॉडिफाई करके यहाँ पे दिखा दिया कि श्री XYZ सेक्शन ऑफिसर हैज़ डैश डेज ऑफ अर्न लीव एंड डैश डेज ऑफ एचपीएल टू हिज क्रेडिट एज ऑन डेट। और ये जो रूल ये है इसके रेफरेंस में, यानी इस तरीके से लिखा होना चाहिए। प्रैक्टिकल तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो इस पॉइंट को लिखते हैं या इस पैरा को लिखते हैं, तो इसमें नहीं है तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इसमें नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन प्रैक्टिस ये इस तरह की बातें लिखी होती है। जो एडमिन के लोग हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा होना चाहिए। तो ये जो रूल है, रूल 16 आगे हम पढ़ेंगे भी, हम पढ़ ही रहे हैं रूल 16। तो रूल 16 के अंदर ही ये दिया हुआ है, तो इसी के रेफरेंस में यानी ये पैरा होना चाहिए। तो जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि इस तरीके का कि उसके क्रेडिट में, दूसरी बात और ये भी है इसके अंदर कि क्रेडिट का यहाँ मतलब कि एज ऑन डेट का मतलब जब ये छुट्टी ग्रांट हो रही है उस डेट पे कितनी ईएल है, कितनी एचपीएल है, वो लिखना है। और जब वो छुट्टी काट लेगा उसके बाद ये इसके अकाउंट में डिडक्ट हो जाएगा। और अगली बार जब ऑफिस ऑर्डर निकलेगा तो इस जो भी क्रेडिट में है उसके अंदर ये माइनस करके नेक्स्ट ऑर्डर में वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसका अकाउंट भी चलता रहेगा। तो ये जो डेट है एज ऑन डेट का मतलब जिस डेट में ये ऑफिस ऑर्डर निकला, इन छुट्टियों के पहले इन छुट्टियों को काटा नहीं गया है, इन छुट्टियों से पहले उसके अकाउंट में कितना है उसके ईएल और एचपीएल के बारे में यहाँ पे डिटेल आएगा। और नेक्स्ट ऑर्डर में इसको माइनस करके इन छुट्टियों में से फिर लिखा जाएगा कि कितने ईएल और एचपीएल बचे हैं, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये ऑर्डर भी बनता है और किस तरीके से उसके अंदर ईएल एचपीएल भी आएगा और वो किस डेट का ईएल और एचपीएल है। बेसिकली इसके बारे में कन्फ्यूजन रहती है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब रूल 2 का ये क्लॉज ए कहता है वेयर देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट ऑब्टेनिंग ऑफ एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट विल बी अनड्यूली डिलेड। अगर मान लिया देखिए जब कोई छुट्टी पे तभी जा पाएगा जब उसका एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट आ जाए कि छुट्टी उसके पास एडमिसिबल है कि नहीं है, उसको छुट्टी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, उसके अकाउंट में छुट्टियां है कि नहीं है, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा। लेकिन कह रहा है कि जहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट अनड्यूली डिलेड यानी किसी वजह से बहुत उसके अंदर देर लग सकती है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में कैलकुलेट। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो छुट्टी दे रही है, ग्रांटिंग अथॉरिटी जो है, वो खुद प्रोविजनली कैलकुलेट कर सकती है। मे कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसका जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे प्रोविजनली वो कैलकुलेट कर लेगा। द अमाउंट ऑफ लीव एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इशू प्रोविजनल सैंक्शन ऑफ द लीव फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो लेकिन इसके अंदर जो लिमिटेशन है कि वो 60 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं दे पाएगा। प्रोविजनली वो सैंक्शन कर सकता है लीव को, लेकिन वो 60 दिन से ज़्यादा की छुट्टी एक टाइम में वहाँ पे सैंक्शन नहीं कर पाएगा। तो प्रोविजनली भी किया जा सकता है। अगर एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आ पा रही किसी कारण से जिसके अंदर अनड्यूली डिलेड होगा यानी बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, तो उस केस में जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है वो खुद कैलकुलेट करेगी प्रोविजनली कितना दिया जा सकता है और 60 दिन से कम की जो छुट्टियां हैं वो ग्रांट कर सकता है या सैंक्शन कर सकता है। तो ये आपका ए पार्ट कहता है। द ग्रांट ऑफ लीव अंडर दिस सब रूल यानी इसके अंदर 16(2) के अंदर शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय अथॉरिटी मेंटेनिंग द लीव अकाउंट एंड ए मॉडिफाइड सैंक्शन फॉर द पीरियड ऑफ लीव में बी इशूड वेयर नेसेसरी। तो ठीक है, अगर मान लिया हमने क्या है प्रोविजनल सैंक्शन कर दी है लीव, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जब प्रोविजनल सैंक्शन कर दी तो उसको फाइनल भी करना पड़ेगा क्योंकि पहले प्रोविजनल हो। तो प्रोविजनल को फाइनल करने का तरीका फिर क्या होगा कि बाद में वेरीफाई किया जाएगा उसके अकाउंट को। तो जो ग्रांट ऑफ लीव अब इसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमने प्रोविजनल दे दिया, प्रोविजनल देने के बाद हम क्या करेंगे उसके अंदर उसको वेरीफाई करेंगे उसके अकाउंट में कितनी छुट्टियां हैं। शैल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन बाय द अथॉरिटी मेंटेनिंग द लीव अकाउंट। तो जो अथॉरिटी लीव अकाउंट को मेंटेन कर रहा है तो ये तो ऑडिट ऑफिसर होगा और अकाउंट ऑफिसर होगा या हेड ऑफ ऑफिस होगा या कोई ऑथराइज जो भी ऑफिसर है जो हेड ऑफ ऑफिस ने किया है, तो वो उनके पास ये जाएगा, भाई छुट्टी की एप्लीकेशन जाएगी जो प्रोविजनल छुट्टी की एप्लीकेशन है, वो अपने रिकॉर्ड से मैच करेंगे
उनके अकाउंट में अगर वो सारी छुट्टियां हैं जो दी गई हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छुट्टी कम ज़्यादा हो रही है तो उस केस में क्या होगा, एक मॉडिफाइड सैंक्शन निकलेगा। फॉर द पीरियड ऑफ लीव मे बी इशूड वेयर नेसेसरी। तो जहां पे भी जरूरत है, हर जगह जरूरत नहीं होगी, जहां पे जरूरत है छुट्टी उसके अकाउंट में नहीं है तो उस केस में फिर मॉडिफाइड सैंक्शन निकलेगा। छुट्टी नहीं तो फिर क्या होता है, एचपीएल कट सकता है या यूएल मिल सकता है। तो दोनों में से जो भी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये एचपीएल और यूएल का क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एचपीएल में बेसिकली अगर मान लो उसके अकाउंट में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने प्रोविजनल सैंक्शन कर दी लीव की, जब प्रोविजनल सैंक्शन की तो लीव सैलरी मिलेगी। लीव सैलरी जनरली फुल होती है, जितनी उसको ऑर्डिनरी मिलती है, पे मिलती है। अब लेकिन उसके अकाउंट में अगर छुट्टी नहीं थी, मान लिया कि वो 30 दिन की छुट्टी पे गया और उसके अकाउंट में ईएल नहीं था और एचपीएल था अकाउंट में, तो होगा क्या, अगर मान लो उस पीरियड के लिए अगर एचपीएल उसके अकाउंट में तो पहले एचपीएल कट जाएगा, यानी उस पीरियड के लिए हाफ पे मिलेगी। एचपीएल में हाफ पे मिलती है उस दिन के लिए। मान लिया कि एचपीएल भी खत्म हो गया, ईएल भी नहीं था पहले से, तो बाकी जो पीरियड होगा उसको ईओएल दिया जाएगा। तो ईओएल में क्या होता है, उसके अंदर सैलरी नहीं मिलती है। तो ये इस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मॉडिफाइड सैंक्शन इसलिए ज़रूरी है कि उसके अकाउंट में छुट्टियां हैं कि नहीं है, उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग उसकी लीव सैलरी को मेंटेन किया जा सके। इन केस ऑफ गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में क्या होगा, द ऑडिट ऑफिसर में एट द रिक्वेस्ट ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट इशू ए प्रोविजनल लीव सैलरी स्लिप फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में क्या हो सकता है कि एक ऑडिट ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है जो लीव ग्रांटिंग अथॉरिटी है उसको कि एक इशू ए प्रोविजनल लीव सैलरी स्लिप, एक प्रोविजनल लीव सैलरी स्लिप इशू की जाए फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। 60 दिन से ज़्यादा की वो नहीं होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो ऑडिट ऑफिसर जो कि रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है उसका जनरल सर्कमस्टांसिस के अंदर, वो रिक्वेस्ट करेगा उस अथॉरिटी को जो ग्रांट कर रही है लीव को कि भाई एक आप प्रोविजनल लीव सैलरी स्लिप इशू कर दो जिस पीरियड के लिए वो छुट्टी पे जाएगा। तो इशू ए प्रोविजनल लीव सैलरी स्लिप फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो 60 दिन से ज़्यादा का इसलिए नहीं हो सकता कि जनरली जब प्रोविजनल कोई लीव सैलरी होगी तो 60 दिन से नीचे का होगा। ठीक है। नोट इन केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट और वेयर कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव एट क्रेडिट इज ग्रांटेड अंडर रूल 39। तो रूल 39 बेसिकली लीव इनकैशमेंट की बात करता है कि एचपीएल जिसके अकाउंट में उसको कितना इनकैश किया जा सकता है और कैसे कैसे किया जाएगा। तो उसके बारे में ईएल हो या एचपीएल हो या कोई दूसरे तरह की जो भी लीव है इनकैशमेंट के बारे में रूल 39 के अंदर दिया गया है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो उस केस में बता रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे गया या उसका केस है और वेयर कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव एट क्रेडिट इज ग्रांटेड, या कैश पेमेंट किया गया छुट्टी के लिए, यानी जो भी आपके अकाउंट में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में लीव है उसके अकाउंट में उसको इनकैश करा लिया गया है रूल 39 के अंदर। तो उस केस की ये बात कर रहे हैं। एन अंडरटेकिंग फॉर रिकवरी ऑफ लीव सैलरी इफ एनी पेड इन एक्सेस शैल बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इन्होंने बोला कि जब भी कोई पैसा पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बेसिकली इसके अंदर ही नहीं सबके अंदर वो एक जो होता है कैसे कह सकते हैं प्रिकॉशनरी तौर पर, ताकि अगर एक्सेस पेमेंट हो जाए तो उसको रिकवर किया जा सके, तो इसलिए ये अंडरटेकिंग लिया जाता है। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर कोई लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पे गया है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पे कि कोई रिटायर हो रहा है तो उससे पहले कुछ भी प्लान करने के लिए अपना कि वो रिटायरमेंट बाद कुछ काम करना चाहता है या कुछ उससे पहले कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी है जिसके बेसिस पे वो छुट्टी लेना चाहता है, तो ये लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट का कंसेप्ट है। तो वो छुट्टी ले सकता है और रिटायरमेंट तक की वो छुट्टी होती है जनरली, और उसके अंदर कितने महीने तक की हो सकती है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो उन दोनों ही केस के अंदर क्या, क्योंकि उसको पेमेंट मिल रही है, लीव सैलरी मिल रही है उसको, और या उसने इन कैश करा लिया हो अपनी लीव को जो भी उसके क्रेडिट में था उसके अकाउंट में था, तो उन दोनों ही केस में वो कह रहा है कि एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि भाई अगर कोई लीव सैलरी एक्सेस में पे हो गई तो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट लायबल होगा रिटर्न करने के लिए। तो इस तरीके का एक जो है अंडरटेकिंग लिया जाता है। तो ये प्रोविजनल, इसको यहाँ पे नोट में से लिखा है कि जब प्रोविजनल लीव सैलरी दी जाएगी उसको,
तो प्रोविजनल लीव सैलरी में क्या होगा, उसके अंदर जब उसको फाइनलाइज किया जाएगा तो उसका एक्सेस या कम जो भी है, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उसको बैलेंस करना पड़ेगा बाद में, यानी उसको देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। तो उस केस में इस तरीके का एक क्लॉज डालना बेनिफिशियल रहेगा। रूल 17 है लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है लीव जो है नहीं ग्रांट करनी है, उसके बारे में बता रहे हैं। लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम whom a competent punishing authority has decided to dismiss, remove और compulsory retire from government service। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अब ये डिसाइड कर लिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि उसको डिसमिस करना है, रिमूव करना है या कंपलसरी रिटायर करना है, और ये क्या है, कंपलसरी रिटायर भी जो है ये एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट यहाँ की बात कर रहे हैं। कभी कभार कंपलसरी रिटायर दूसरे सर्कमस्टांसेस में किया जाता है जहाँ पे वो पेनल्टी नहीं होती है, पनिशमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे लेकिन बात कर रहे हैं कि ये पनिशमेंट के तौर पर कंपलसरी रिटायर किया जा रहा है। तो इन केसेस के अंदर जो छुट्टी है वो नहीं ग्रांट की जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात यह है, क्योंकि किसी को हम डिसमिस या रिमूव करने वाले हैं या कंपलसरी रिटायर करने वाले हैं, उसको छुट्टी पे भेज देंगे तो हमारा जो प्रोसीजर है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात ये कि छुट्टी पे भेजने से दिक्कत ये होगी कि बाद में हम उस गवर्नमेंट सर्वेंट को छुट्टी पे भेजने के बाद उसको एक सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे। तो उस वजह से ये सारी चीज़ें जो है, जब भी हम डिसमिस, रिमूव या कंपलसरी रिटायर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, लीव को यानी नहीं ग्रांट किया जाएगा और बाकी जो प्रोसीजर है उस पर फॉलो किया जाएगा। और एक हमने कंडीशन पहले भी पढ़ी थी कि अगर किसी को डिसमिस, रिमूव या कंपलसरी रिटायर किया जाता है तो उनको छुट्टी एडमिसिबल नहीं होती है। तो ये भी बात है। और उसके बाद जो छुट्टियां होती है वो भी फॉरफिट हो जाती है। इन केसेस में जो उसके अकाउंट में छुट्टियां होती है वो भी फॉरफिट हो जाती है। तो इन सारे रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे। नो लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन, एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन भी है, इसके अंदर FR 55 के अंदर ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन में है तो उसको छुट्टी नहीं दी जाएगी, ठीक है। रूल 18 डिलीट हो गया है और आगे एक रूल के अंदर इसका मेंशन भी है, रूल 18 का। तो मैं वहाँ पे बताऊँ कि रूल 18 क्योंकि डिलीट हो गया है तो वहाँ पे वो पोर्शन जो है, जो रूल के अंदर आगे दिया हुआ है, उसकी यानी एक तरह से इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आगे एक रूल के अंदर रूल 18 के क्लॉज 6 का या सब रूल 6 की बात हो रही है, तो वो वहाँ पे यानी उतना पोर्शन जो है अमेंडमेंट की ज़रूरत है इन रूल्स के अंदर। और मैं बेसिकली ये DOPT का जो ये है, ये PDF है, उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर कहीं कहीं पे मुझे जो मैं अब जब इसको मैं एग्जामिन कर रहा था या रीड कर रहा था या पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ कहाँ पे मेरे हिसाब से अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप में से कोई काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लीव रूल के ऊपर DOPT में, तो इसको आगे कुछ देख सकते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है इसका। चलिए रूल 19 की बात कर लेते हैं। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कोई गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है या नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उनको लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे देना है तो कैसे हम फॉलो करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट मेड बाय ए गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर किसी ने लीव अप्लाई की है मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे या मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अकम्पनीड, a gestured government shall be accompanied by a medical certificate in form 3 schedule 2 given by। अगर हम जो लीव अप्लाई कर रहे हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे कर रहे हैं और इन्होंने कैटेगरी बना दी, पहले गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करेंगे फिर नॉन गेस्टेड की बात करेंगे। तो ये गेस्टेड के केस में क्या होगा, पहली बात तो बोला कि ये फॉर्म 3 के अंदर होना चाहिए। आपको फॉर्म 3 दिखा देता हूँ। ये फॉर्म 2 था आपका लीव अकाउंट, फॉर्म 3 यहाँ पे दिया गया है, ये आपका फॉर्म 3 है और ये रूल का रेफरेंस भी देखा है कि रूल 19 के अंदर है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर गेस्टेड ऑफिसर, इसका टाइटल भी इस तरीके से दिया गया है। रिकमेंड लीव और एक्सटेंशन ऑफ लीव और कम्यूटेशन ऑफ लीव। तो कम्यूटेशन ऑफ लीव का मतलब 2 HPL को कम्यूट करके दोनों को मिलाकर एक मेडिकल लीव भी बनाई जाती है, उसको कम्यूटेशन ऑफ लीव का बोला जाता है। तो ये सब डिटेल्स हम पढ़ेंगे, HPL कम्यूटेशन ऑफ लीव और EL और EOL और लीव नॉट ड्यू। लेकिन अभी हम मोटा मोटा जो अभी के रूल है उसके देख लेते हैं क्या कहता है इसमें अंदर। तो इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट आएगा, फिर I डैश आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ द केस हियर बाय सर्टिफाई दैट श्री XYZ, जिसके सिग्नेचर ये हैं, हुज सिग्नेचर इज गिवन अबव, इज सफरिंग फ्रॉम डैश एंड आई कंसिडर दैट ए पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी
डैश विद इफेक्ट फ्रॉम डैश इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज हेल्थ। तो ये एक तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया, सिविल सर्जन, स्टाफ सर्जन, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, इनमें से कोई भी इसको फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा साथ में। तो जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट में लीव अप्लाई कर रहे हैं तो एक गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरीके का फॉर्म 3 के अंदर एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज CGHS डॉक्टर। तो CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और बहुत सारे जैसे पुलिस में हैं और मिनिस्ट्रीज में जो है उनके ऊपर होता ही है, अगर वो उनसे गवर्न है, CGHS के रूल से गवर्न है, वो अप्लीकेबल है उनके ऊपर, वो CGHS के बेनिफिशियरी हैं, तो वो वहाँ से दे सकते हैं, वहाँ के डॉक्टर से दे सकते हैं। दूसरा, बाय ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बाय ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट इफ ही इज नॉट ए CGHS बेनिफिशियरी। और CGHS बेनिफिशियरी वो नहीं है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दे सकते हैं। ठीक है, या ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का भी चल जाएगा। तो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबको पता है, सरकारी अस्पताल हर जगह होते हैं, सेंट्रल में भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के चल जाएंगे। बाकी ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट क्या होता है? जहाँ पे CGHS बेनिफिशियरी या CGHS का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे CGHS के डिस्पेंसरीज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे किसी भी रजिस्टर्ड, यानी वहाँ पे जो MBBS का डॉक्टर या और कोई भी दूसरा डॉक्टर जो रेपुटेड डॉक्टर हो, रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, उसको यानी अपने आप ऑफिस में जाके बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इस 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये मेरे पास अवेलेबल डॉक्टर है, तो इसको जो है ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट नॉमिनेट कर दिया जाए या इसको अपॉइंट कर दिया जाए। तो वो फिर जो ऑफिस होता है वो उसके लिए एक ऑर्डर निकालता है, तब वो जाके ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट बन जाता है और उसके पास आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। वो एक वैलिड या ऑथराइज्ड आपका ट्रीटमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से भी लिया जा सकता है, यानी ये तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने ही रूल्स के थ्रू जो है उसको अब नॉमिनेट कर रखा है। तो अगर या तो CGHS का डॉक्टर वो दे सकता है सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं आप, या ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से भी ले सकते हैं अगर आप CGHS बेनिफिशियरी नहीं है। तो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन होता है, मैंने यहाँ पे ब्रीफली एक लिख भी दिया है बॉक्स के अंदर बना के। ये इस तरीके के आपको एडिशनल कुछ मिलेगा रूल के अलावा, तो वो मेरी तरफ से उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है। चलिए, उसके अलावा और कौन कर सकता है? बाय एन ऑथराइज डॉक्टर ऑफ ए प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल का भी ऑथराइज्ड जो डॉक्टर है वो कर सकता है, रिकॉग्नाइज अंडर द CGHS, अगर CGHS ने उस हॉस्पिटल को उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, या वो सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंट्स रूल 1944 के तहत ऑथराइज्ड हॉस्पिटल या डॉक्टर है। इन केस ऑफ, लेकिन ये कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही है, इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, वहाँ पे रहा था कुछ टाइम तक, इंडोर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, इंडोर का मतलब होता है यानी उसी के अंदर हॉस्पिटल में रहकर ही अगर उसने ट्रीटमेंट लिया था, डूली अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो डूली अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी डॉक्टर से हम करवा रहे हैं ट्रीटमेंट, तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट से जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अगर वहाँ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको ऑथराइज कर दिया था, फिर जाके आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये उसी केस की बात कर रहा है कि अगर आपने अप्रूव्ड पहले से ही परमिशन लेके ट्रीटमेंट करा रहे हैं एक ऑथराइज्ड डॉक्टर से प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो उस केस में भी ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चल जाएगा एप्लीकेशन के साथ। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कंसर्न्ड हॉस्पिटल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो डिजीज पहले बता रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज, किसी पर्टिकुलर डिजीज, कभी कभार क्या होता है ना, जो पर्टिकुलर डिजीज है आप कहीं से ट्रीटमेंट आपका ऑलरेडी चल रहा होता है, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल से इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट ही वहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं अगर उस केस में, लेकिन आपने अपने डिपार्टमेंट से पहले ही परमिशन ले ली थी और आपका वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा है, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच द कंसर्न हॉस्पिटल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये नोडल मिनिस्ट्री है जो इस तरीके के हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट देती है कि भाई CGHS के लोग यहाँ पे जा सकते हैं या ये हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस तरह से उस प्राइवेट हॉस्पिटल को रिकॉग्नाइज कर रखा है उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के लिए कि भाई इस तरीके की बीमारी के लिए ये रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जाके भी जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पे भी आप मेडिकल लीव अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये गस्टेड के केस में, गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस की बात हो रही है यहाँ पे। Provided that the gusted government servant who is a CGHS beneficiary, if at the time of illness is away from the CGHS area, proceed on duty outside the headquarters. अब एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपने CGHS एरिया, वैसे तो CGHS बेनिफिशियरी है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट CGHS के डॉक्टर से लेना चाहिए था, या ऊपर जो भी कंडीशंस हैं उससे लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या हुआ, वो CGHS बेनिफिशियरी अपने एरिया से, अपने हेडक्वार्टर से कहीं किसी ऑफिशियल काम से या दूसरे भी किसी काम से वो मान लो नहीं है, वो हेडक्वार्टर में बाहर चला गया। कभी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, कोई उसका टूर हुआ, ट्रेनिंग हुआ, किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, या कभी कभी छुट्टी पे भी होता है तो अपने होम टाउन में होता है दूसरे किसी स्टेट के अंदर, तो ये इस तरह के केस हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट किसका लगेगा, ये उसकी बात कर रहा है। लेकिन ये उन केसेस की बात कर रहा है जहां पे वो अपने हेडक्वार्टर से बाहर है। विल प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे एंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो है दोनों चाहिए होता है। जब हम कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो ये और की जगह एंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, बाकी हम आगे देखते हैं। विल प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, और फिटनेस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 3 एंड फॉर्म 5। तो फॉर्म 3 और 5 के अंदर, 3 के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में जो मैंने अभी दिखा दिया, फॉर्म 5 भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपके माइंड में रहे फिटनेस सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है। तो ये फॉर्म 5 है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू रिटर्न टू ड्यूटी। तो अभी हम रूल के अंदर भी देखेंगे 24 का जो 3 है वो ये कहता है कि जब भी कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पे छुट्टी पे जाएगा तो फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी उसको छुट्टी पे आने का राइट रहेगा। तो इस तरीके का फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे आ जाएगा। वी द मेंबर ऑफ मेडिकल बोर्ड, यहाँ पे मेडिकल बोर्ड जिसके सामने वो प्रेजेंट होगा और वो फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। डू हियर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव केयरफुली एग्जामिन्ड श्री डैश 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 हु सिग्नेचर इज गिवन अबव एंड फाइंड दैट ही शी रिकवर्ड फ्रॉम हिज हर इलनेस एंड नाउ फिट टू रिज्यूम द ड्यूटीज। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है वो बनेगा। मेडिकल बोर्ड है तो इसलिए 2-3 उसके अंदर लोग होंगे, और इसमें से कोई सिविल सर्जन होगा, स्टाफ सर्जन होगा, इस तरीके से ये सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, तो यही बताया गया कि उसे अगर अपने CGHS एरिया से दूर गया हुआ है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से दे सकता है। तो ये जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है उसके बारे में मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये आपका यहाँ पे सेंट्रल सर्विसेज जो मेडिकल अटेंडेंट्स रूल 1944 है, इसके तहत अपॉइंट किया जाता है, और किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है ये मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ठीक है, तो अपने एरिया में नहीं है तो CGHS डॉक्टर से नहीं मीट कर पाएगा वो, तो वहाँ पे अगर जो भी ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है उसके द्वारा लेके वो फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है। तो ऊपर हमने बात कर ली गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में, अब नॉन गस्टेड के केस में भी बात कर लेते हैं। तो गस्टेड और नॉन गस्टेड को अलग अलग यहाँ पे रूल में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में एक तो डिफरेंस है, दूसरी बात थोड़ा जो नॉन गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉडर डॉक्टर के पास अलाउ कर रखा है कि वो किसी और से भी दे सकते हैं। तो उसका क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ए नॉन गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अकम्पनीड बाय ए मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 4 गिवन बाय। तो ये फॉर्म 4 बना हुआ इनके लिए, फॉर्म 4 में दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका फॉर्म 4, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर लीव और एक्सटेंशन ऑफ लीव फॉर अकोमोडेशन ऑफ लीव। तो ये इस तरीके से ये ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, और यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी लेके दे सकते हैं। तो यही डिफरेंस है कि बेसिकली अगर वो CGHS बेनिफिशियरी है नॉन गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट तो वो CGHS डॉक्टर से दे सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि ऊपर गस्टेड के केस में था वही है। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट वो भी हो सकता है अगर वो CGHS बेनिफिशियरी नहीं है, या ऑथराइज डॉक्टर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल recognized under the CGHS Central Services Medical Attendant Rules 1940 in case of hospitalization। ये सारा चीज़ें वहीं चल रही है, duly approved by the competent authority like HART। तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो बेसिकली डिफरेंस है यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी दे सकता है। तो दोनों इन सब रूल्स के अंदर सिर्फ डिफरेंस इतने का ही है। तो एक बार देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हम provided that the non-gusted government servant who is a CGHS beneficiary, अगर वो CGHS beneficiary है, लेकिन if at the time of illness is away from CGHS area,
अपने सीजीएचएस एरिया के अंदर नहीं, वो कहीं बाहर ट्रेनिंग पे, टूर पे या अपने होम टाउन में लीव पे गया हुआ है और प्रोसीड ऑन ड्यूटी आउटसाइड द हेडक्वार्टर, तो उस केस में जो मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 5 और 4 और 5 में दे सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट 4 के अंदर और फिटनेस सर्टिफिकेट 5 के अंदर, बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। तो ये इतना आपका सेम चल रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल एक बता रखा है कि कौन दे सकता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो सबसे कम MBBS होते हैं, यानी MBBS का तो मिनिमम क्राइटेरिया है ही है, और भी कई उसके अंदर शेड्यूल बने हुए हैं। तो ये शेड्यूल मैंने देखा था, इसके अंदर मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है कि ये है आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कि कौन कौन से ऐसे आपके ये डॉक्टर्स के डिग्रीज हैं जिसको अथराइज किया गया है और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक तरीके से। इसके अंदर जो सबसे मिनिमम है वो MBBS है, ये रहा आपका, ये है रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द यूनिवर्सिटी और मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो मिनिमम जो है वो MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसको शॉर्ट में MBBS बोलते हैं। तो कोई अगर डॉक्टर है, MBBS है, उसके बाद उसने जो भी और चाहिए इंटर्नशिप की हुई है, अपना एक्सपीरियंस है उसका है, तो उसके बाद वो रजिस्टर हो पाता है और फिर उनको जो है एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह के डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। तो यानी ये किसी लॉ के तहत ही रजिस्टर्ड होते हैं और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। तो मिनिमम इसके अंदर MBBS हो सकता है, उसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि MD जनरल मेडिसिन हो सकता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी MD सोशल, और जो BA MS, इस तरीके से ये सारे भी जो हैं ये बन सकते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये इस तरीके के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं इफ़ देयर इज़ नो AMA। ये जो यहाँ पे ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है ये वाला, अगर पहले तो इससे लेना है, अगर वो नहीं है 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसके, तो उस केस में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा, यानी कोई रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर या उससे बड़ा डॉक्टर, उससे यानी हायर क्वालिफिकेशन वाला डॉक्टर कोई है तो उससे भी ले सकता है वो। And also in circumstances when he finds it difficult to obtain MC or FC from the CGS doctor or AMA, defining as clearly as possible the nature of probable duration of illness। तो अगर उसे डिफिकल्टी भी हो रही है, वो कह रहा है कि also in circumstances where he finds it difficult to obtain medical certificate or fitness certificate from CGS doctor or an AMA। तो इसी पोर्शन का सिर्फ डिफरेंस है गस्टेड और नॉन गस्टेड के अंदर, कि अगर एक नॉन गस्टेड को अपने 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ पे वो रहता है, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट और फिजिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो नहीं बना पा रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भी जा सकता है, CGHS के डॉक्टर को भी छोड़ सकता है, और जो उसका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है उसके पास भी जाने की उसे ज़रूरत नहीं है। नोट इन केस ऑफ नॉन गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्टिफिकेट गिवन। नॉन गस्टेड के केस में और एक और भी बेनिफिट है, ये देखिए, ए सर्टिफिकेट गिवन बाय रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इनसे अगर वो इलाज करवा रहा है तो इनसे भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके दे सकता है। रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है, उससे भी अगर वो डेंटल कोई एलिमेंट है, उसके दांतों में कोई दिक्कत है, उसके बेसिस पे वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहा है तो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट से भी ले सकता है। या ऑनररी मेडिकल ऑफिसर हो, ऑनररी मतलब यानी जिसको पे नहीं मिलती है, मतलब यानी एक तरीके से 1 रुपये की सिंगल पे वो काम करता है, तो इस तरह के अगर ऑनररी मेडिकल ऑफिसर भी हैं तो उनका भी मेडिकल सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो ये इतना रिलैक्स कर रखा है नॉन गस्टेड के केस में। सॉरी provided such certificate is accepted for the same purpose in respect of its own employee by the government of state। तो लेकिन इसके अंदर कंडीशन यही है कि कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट जो भी, जब क्योंकि ये सारी बात हो रही है जब वो अपने एरिया के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जब वो एरिया मतलब ये अपना CGHS के एरिया में नहीं है, CGHS बेनिफिशियरी होते हुए वो कहीं से बाहर है, तो उस केस में
ये इनसे भी प्रोवाइड कर सकता है। और उसके अलावा लेकिन एक जो कंडीशन है कि ये जो सर्टिफिकेट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय के लिए रिकॉग्नाइज कर रखे हों या उनके लिए वो एक्सेप्टेबल हों। तो जिस स्टेट में वो गया, अगर वहाँ से वो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहा है, चाहे वो डेंटल का हो, आयुर्वेदिक का हो या किसी तरीके का भी हो, तो उस स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी वो सर्टिफिकेट अप्लीकेबल होना चाहिए, उनके लिए भी वो मान्य होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन ज़रूर है कि अगर वो अपने वहाँ पे सीचेस के एरिया में नहीं है और कहीं और से ले रहा है, तो जहाँ से भी ले रहा है, जिस स्टेट से भी, उसके ऊपर भी वो जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, उनके लिए रिकॉग्नाइज या मान्य होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सब रूल 2 कहता है इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ एक्वायर्ड डिसेबिलिटी, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसेबिलिटी एक्वायर कर ली गई है, उसने एक्वायर की है डिसेबिलिटी, यानी वो डिसेबल हो गया है किसी भी तरीके से, द मेडिकल अथॉरिटी डिफाइंड इन सब रूल 2A बिलो, तो ये मेडिकल अथॉरिटी कौन कौन होगी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। शेल सर्टिफाई, तो ये मेडिकल अथॉरिटी जो है वो सर्टिफाई कर सकती है फॉर्म 3A के अंदर। सर्टिफाई क्या करेगी? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसेबिलिटी हुई है वो किस नेचर का है, उसका एक्सटेंट क्या है, यानी कितना डिसेबल्ड है, 40%, 50%, 60% या 30% या 20%, जो भी परसेंट है वो उसके बारे में भी बताएगा। नेचर की पहले की किस तरह की डिसेबिलिटी है, फिर उसका एक्सटेंट कितना है, और उसके अलावा क्या बताएगा? द डेट फ्रॉम विच सच डिसेबिलिटी हैज़ अकर्ड, किस डेट से अकर हुई है वो डिसेबिलिटी हुई है उसके बारे में बताएगा। और मैनिफेस्टेड मतलब कि उभरना स्टार्ट हुआ है। टू द एक्सटेंट इट मे बी मेडिकली पॉसिबल टू इंडिकेट द सेम, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वो डेट बताएगा कि इस तारीख से ये प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी स्टार्ट हुई है। Whether there are reasonable prospect for the government servant to be fit to resume their duties, और क्या चांसेस हैं कि वो अब ड्यूटी पे वापस आ पाएगा। एंड इफ नॉट, अगर नहीं आ पाएगा, कैटेगोरिकली स्टेट दैट सच गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंप्लीटली एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विसेज, तो अगर वो नहीं आ पाएगा और ये कंफर्म है, तो उस केस में कंप्लीटली और बताना पड़ेगा कि वो कंप्लीटली और परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया है, यानी इनकैपेबल हो गया है, जिससे वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे या सर्विस कर सके। तो ये सारी बातें उसको बतानी पड़ेगी। यानी अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट, देखिए सारे मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या बताना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है इस रूल के अंदर, सब रूल के अंदर। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको डिसेबिलिटी हो गई है, तो डिसेबिलिटी के बारे में मेडिकल अथॉरिटी को ये बातें बतानी पड़ेगी, जो यहाँ पे ABC में अभी हमने बात की। और 2A में बताया गया कि कौन कौन मेडिकल अथॉरिटी है जो इन बातों को बताएगा, यानी इसको एग्जामिन करेगा उसकी डिसेबिलिटी को, और फॉर्म 3 के अंदर इस डिसेबिलिटी के बारे में बताएगा। तो ये कौन कौन हो सकता है? ए डॉक्टर इन CGHS और ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ए स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केस रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, मेडिकल बोर्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो पहला कौन हो सकता है? CGHS का डॉक्टर हो सकता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर हो सकता है। और अगर कोई स्पेशलाइज उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो स्पेशल डॉक्टर जो होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा उसको कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उस केस के अंदर उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड होगा। मेडिकल बोर्ड का मतलब यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा डॉक्टर हैं और वो सारे मिलके एग्जामिन कर रहे हैं, और क्योंकि डिसेबिलिटी जो अलग अलग नेचर की है, मान लिया किसी के हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स और स्किन बर्न, किसी भी तरीके 2-3 चीज़ें कंबाइंड होगी, तो उस केस में क्या होगा? मेडिकल बोर्ड बैठेगा और उसके बेसिस पे वो बताएगा कि डिसेबिलिटी किस तरह की है और वो कितने टाइम तक, यानी कब से उभरी थी और कितने टाइम तक वो रहेगी, या कितना प्रोस्पेक्ट है कि वो अपनी ड्यूटी पे गवर्नमेंट सर्वेंट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट में ये सब बताना पड़ेगा। तो यही बता रखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल ये होंगे लोग जो शैल इन एडिशन टू द अथॉरिटी सर्टिफाइंग स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी अंडर द प्रोविजन कंटेन इन चैप्टर 10 ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, इसके अंदर भी बता रखा है कि कौन कौन अथॉरिटीज़ हैं जो डिसेबिलिटी के बारे में स्पेसिफाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो उसके अलावा ये यहाँ पे ये सब डॉक्टर हैं जो ये काम सर्टिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन किस तरह की डिसेबिलिटी है। ठीक है।
तो ये चैप्टर 10 देखना चाहेंगे तो मैं आपको चैप्टर 10 के बारे में ब्रीफली दिखा देता हूँ, मैं आगे इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। चैप्टर 10 यहाँ पे आपका ये देखिए, सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़। तो ये चैप्टर 10 है आपका, जो जिस एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ये यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि चैप्टर 10 के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है इस एक्ट की। तो ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के चैप्टर 10 है, उसके अंदर बेसिकली वहाँ पे भी डिसेबिलिटी किस तरह की है, किस टाइप की है, कौन कौन कर सकता है, इसी के बारे में बताया गया है। तो ये ऊपर जो बताया गया ये उसके एडिशन में है, ठीक है। दिस शैल इन एडिशन टू द, तो ये जो अथॉरिटीज़ है उनके एडिशन में ये अथॉरिटीज़ हैं जो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकती हैं। चलिए आगे क्या है, बी द मेडिकल अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू इशू सर्टिफिकेट इन डिसेबिलिटी इन फॉर्म 3A। फॉर्म 3A एक बार ये आपको दिखा देते हैं कि फॉर्म 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो फॉर्म 3A अगर आप देखेंगे तो ये है आपका फॉर्म 3A, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर टू बी रिकमेंडेड लीव अंडर रूल 20। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का सबसे पहले सिग्नेचर आता है, ये थंब इंप्रेशन आता है, फिर यहाँ पे सर्टिफाई किया जाता है कि जो भी XYZ है, डेजिग्नेशन और प्लेस ऑफ वर्क में ऑल्सो भी इंडिकेटेड इज अंडर मेडिकल सुपरविजन सिंस डैश एंड सफरिंग फ्रॉम, जो भी डिसेबिलिटी है वो लिखा जाएगा, कब से वो सफ़र कर रहा है और कब तक किस तरह की डिसेबिलिटी है वो लिखा जाएगा। द अफोरसेड मेडिकल कंडीशन कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड टू हैव मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे लिखा जाएगी कब मैनिफेस्ट हुआ है या कब से वो अकर हुआ है, इसके बारे में लिखना होगा। तो इस सर्टिफिकेट के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। इट कैन नॉट बी सेड विद सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। तो अगर ये नहीं कहा जा सकता कि वो दोबारा से फिट होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि इट कैन नॉट बी सेड विद सर्टेनिटी, या दूसरा क्या लिखा जाएगा, देयर इज नो रीजनेबल प्रोस्पेक्ट दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल एवर बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। तो दोनों में से जो भी केस होगा, या तो पूरी तरह से आपको पता हो कि रिटर्न नहीं हो पाएगा ड्यूटी पे, तो वो यहाँ पे इसमें टिक किया जाएगा या इसमें टिक किया जाएगा, दोनों से एक पे टिक होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ, ठीक है। बाकी इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं बनी हुई हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके का जो है डिसेबिलिटी को सर्टिफाई किया जाएगा, ये फॉर्म 3A के अंदर बताया गया है। 2B क्या कहता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दीज रूल। तो इन रूल्स के अंदर जो भी बातें बोली गई है, नो रेफरेंस फ्रॉम हेड ऑफ ऑफिस और एनी अदर अथॉरिटी में बी रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि जब तक उस गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑफिस नहीं रेफर करेगा तब तक ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद भी जा सकता है सुओ मोटो अपने आप, और वहाँ पे उसके डिपार्टमेंट का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बातें बताएगी उसके बावजूद ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नो रेफरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ ऑफिस और एनी अदर अथॉरिटी मे बी रिक्वायर्ड फॉर द इशू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट हेड ऑफ ऑफिस के बिना रेफरेंस के भी बनाया जा सकता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट खुद जाके भी अपने आप को दिखा सकता है और जो भी उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है वो ले सकता है। तो ये बेसिकली पर्पस है इसको लिखने का। The authority competent to grant leave may, at its discretion, secure a second medical opinion by requesting the government medical officer not below the rank of civil surgeon or staff surgeon to have the applicant medically examined on the earliest possible date. तो इसमें यह बोला गया कि अगर किसी वजह से लग रहा है कि भाई किसी का, जनरली ये सेकंड ओपिनियन तब लिया जाता है जब किसी को कुछ डाउट हो, जनरली इन जनरल। तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन में लिया जा सकता है। जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है छुट्टी देने के लिए, अगर उसको लग रहा है कि भाई कुछ फिशी है, कुछ यानी हो सकता है सस्पिशियस लगे, तो अपने डिस्क्रिप्शन पे में एट इट्स डिस्क्रिप्शन सिक्योर ए सेकंड मेडिकल ओपिनियन। तो एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी लिया जा सकता है उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गया खुद मेडिकल सर्टिफिकेट बना के आया और आपको लग रहा है अरे इसको तो इस तरह की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, किसी उसके बिहेवियर से लगा, तो क्या कर सकते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन में वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए रेफ़र कर सकती है बाय रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। तो वो एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर को इस तरीके का रिक्वेस्ट करेगी जो कि सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए,
टू हैव द एप्लीकेंट मेडिकली एग्जामिन ऑन द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट। तो यानी ऑफिशियल एक लेटर लिखा जाएगा और उसे बोला जाएगा कि भाई आप जितनी जल्दी से पॉसिबल हो, जितनी जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेंट को जो है एग्जामिन कर दो। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर रेफर टू इन सब रूल 3 टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन बोथ एज रिगार्ड द। तो वो जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है वो क्या करेगा, जब उसके पास वो गवर्नमेंट सर्वेंट गया अपने आप को एग्जामिन कराने के लिए ताकि वो सेकंड ओपिनियन जो है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर दे सके, तो वो उसको एग्जामिन करेगा और वो बाध्य होगा। ही शैल बी बाउंड, इट शैल बी ड्यूटी, तो उस गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी हो जाएगी, वो ड्यूटी बाउंड हो जाएगा। और शैल लिखा इसका मतलब वो मना नहीं कर सकता। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन देगा किसके बारे में, फैक्ट ऑफ द इलनेस, क्या उसको जो बीमारी पहले सर्टिफिकेट लेके आया है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, क्या वो करेक्ट है, या जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया क्या वो मेडिकल जो है वो करेक्ट है कि नहीं, उसके अंदर जो इलनेस मेंशन्ड है। एंड एज रिगार्ड द नेसेसिटी फॉर द अमाउंट ऑफ लीव रिकमेंडेड, और उस मेडिकल सर्टिफिकेट में जो भी छुट्टी बताई गई है क्या उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो इलनेस भी बताएगा कि क्या जो इलनेस लिखी गई है मेडिकल सर्टिफिकेट में वो करेक्ट है कि नहीं है, या क्या लगता है जो भी उसका ओपिनियन है। और छुट्टी जितनी बताएगी क्या उतनी छुट्टी देने की जरूरत है कि नहीं है, ये दोनों बातों के बारे में वो अपना ओपिनियन देगा मेडिकल गवर्नमेंट ऑफिसर। एंड फॉर द पर्पस में either require the applicant to appear before himself or before the medical officer nominated by him। तो वो जो मेडिकल ऑफिसर है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, उसके सामने भी वो अपीयर हो सकता है, यानी वो भी एग्जामिन कर सकता है, या वो किसी दूसरे मेडिकल ऑफिसर को नॉमिनेट कर सकता है कि भाई आप सेकंड ओपिनियन दो। जरूरी नहीं है कि जिस गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर को रेफर किया गया सेकंड ओपिनियन के लिए वही करे, वो किसी को ऑथराइज भी कर सकता है। बेसिकली ये बात है। तो या तो वो खुद करेगा, नहीं करेगा तो वो किसी को ऑथराइज कर देगा मेडिकल ऑफिसर को, दूसरे मेडिकल ऑफिसर को, जो फिर उस गवर्नमेंट सर्वेंट को एग्जामिन करके अपना यही ओपिनियन देगा कि इलनेस है कि नहीं है और कितनी जो छुट्टियां दी गई है वो सही है कि नहीं है, रिकमेंड की गई है वो सही है कि नहीं है। उससे कम छुट्टी की में काम चल जाएगा या छुट्टी की जरूरत नहीं है, पूरा ये ओपिनियन देना पड़ेगा। द ग्रांट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट अंडर दिस रूल does not itself confer upon the government servant any right to leave। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आता है तो सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेने से उसको कोई राइट नहीं मिल जाता छुट्टी का। ये सब रूल ये कहता है द मेडिकल सर्टिफिकेट शैल बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव एंड ऑर्डर ऑफ दैट अथॉरिटी अवेटेड। वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा जो छुट्टी अप्रूव कर सकती है, जो छुट्टी अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट है। और जब तक उसका ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर ऑफ दैट अथॉरिटी अवेटेड, और जब तक उसका ऑर्डर नहीं आ जाता उसका अवेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब तक वो कोई राइट नहीं बन जाता छुट्टी का, सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट के ग्रांट होने से या उसको मिल जाने से। तो रूल सब रूल जो 5 है ये कहता है कि किसी को अगर मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया, उसके अंदर बता दी कि ये इलनेस है और रिकमेंड कर दी कि इतने दिन की छुट्टी चाहिए, सिर्फ उतने बेसिस पे ही काम नहीं चलता, हमें छुट्टी अप्रूव करा के जाना भी पड़ेगा, ये भी बताया गया है। सब रूल 6 क्या है, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में इन इट्स डिस्क्रिशन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 days एट ए टाइम। अगर किसी की मेडिकल जो लीव है, मेडिकल छुट्टी है, यानी ऐसी लीव जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे मांगी जा रही है, उस केस में कह रहा है कि अगर जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है छुट्टी देने के लिए, वो चाहे तो अगर 3 दिन से ज़्यादा की मेडिकल लीव नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट का होना या उसका प्रोडक्शन जो है उसको वेव भी किया जा सकता है। वेव का मतलब यानी माफ़ किया जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसने 3 दिन के लिए मेडिकल लीव ली, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट वो क्या कर सकती है, तो ये रूल ये कहता है कि उस केस में उसका मेडिकल सर्टिफिकेट अगर नहीं दे पा रहा है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, वेव किया जा सकता है। लेकिन होगा क्या, उस केस के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया तो दूसरी तरह की लीव उसको ग्रांट की जाएगी, उसको मेडिकल लीव नहीं दी जाएगी। तो मेडिकल लीव जो जनरली यहाँ पे रिकॉग्नाइज मेडिकल लीव है वो कम्यूटेड लीव है,
जिसको 2 HPL को एक मेडिकल लीव में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कम्यूटेड लीव भी बोला जाता है, वो अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो नहीं दे पाया मेडिकल सर्टिफिकेट, तो फिर उस केस में क्या होगा, उसको EL या HPL उसके अकाउंट से काटा जाएगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उसको मेडिकल लीव नहीं मिल सकती है। तो ये बात यहाँ पे सब रूल 6 के अंदर बताया है। सच लीव शैल नॉट हाउएवर बी ट्रीटेड एज लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जब वेव कर दिया मेडिकल सर्टिफिकेट को कि मेडिकल सर्टिफिकेट ठीक है मत दो, तो उस केस में ये जो छुट्टी थी वो मेडिकल सर्टिफिकेट की लीव बनी ही नहीं। तो ये इस केस में क्या होगा, फिर EL देना पड़ेगा उसको, या HPL देना पड़ेगा, या कोई और भी जो मर्जी दे, लेकिन वो उसका कम्यूटेड लीव, जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर लीव बोला जाता है, वो नहीं दिया जाएगा। शैल बी डिविडेड अगेंस्ट द लीव अदर देन लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो उसको जो छुट्टी मिल रही है अदर देन लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स पे मिल रही है, और वो उस तरह की छुट्टी काटी जाएगी। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल पे EL और HPL का एग्जांपल दिया, यानी EL काटा जाएगा या HPL काटा जाएगा, जो भी उसके अकाउंट में लीव बची होगी उसके बेसिस पे। तो पहले EL काटा जाता है, देखिए काटा इस हिसाब से जाता है कि उसकी सैलरी पूरी मिले। EL जब कटता है तो उसके अंदर पूरी सैलरी मिलती है, लीव सैलरी। HPL में हाफ लीव सैलरी मिलती है। तो पहले EL होगी तो EL एग्जॉस्ट की जाएगी, फिर HPL एग्जॉस्ट की जाएगी। HPL भी नहीं होगा तो EOL दिया जाएगी, EOL भी नहीं होगा तो फिर आगे जो लीव नॉट ड्यू और इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर बात आती है। तो वो आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। या आपके ऑफिस में आप लोग लेते होंगे इस तरह की छुट्टियाँ, तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि इस तरह की छुट्टी कैसे दी जाती है और ली जाती है। ये GIDs में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये GIDs आप खुद पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए डाल दिया ताकि आपको यहाँ पे आइडिया रहे, या जैसे SOIDC एग्ज़ाम के अंदर तो GIDs भी थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए आपको आइडिया रहे। बाकी मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा मैं। चलिए, रूल 20 क्या कहता है, लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के छुट्टियाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल ग्राउंड्स पे ऊपर छुट्टियाँ किस तरह से ग्रांट की जाएगी, मेडिकल सर्टिफिकेट किस किस से लेना होगा, उसके बारे में बात कर ली हमने। फिटनेस सर्टिफिकेट भी फॉर्म 5 के अंदर चाहिए होगा, ये भी हमने बात कर ली। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो आगे उम्मीद है कि रिटर्न नहीं हो पाएगा ड्यूटी पे, तो क्या उस केस में क्या होगा, अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी होगी कि अब मुश्किल लग रहा है कि वो ड्यूटी पे रिटर्न होगा, तो उस केस में क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। When a medical authority has reported that, जब मेडिकल अथॉरिटी ने रिपोर्ट कर दी, ऊपर हमने देखा था कि मेडिकल अथॉरिटी के पास जाके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो मेडिकल अथॉरिटी ने रिपोर्ट कर दिया कि देयर इज नो रीजनेबल प्रोस्पेक्ट दैट गवर्नमेंट सर्वेंट विल इवन बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी, लीव शैल नॉट नेसेसरली बी रिफ्यूज टू सच गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उस केस में ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को की लीव को रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब अगर मेडिकल अथॉरिटी ये कह रही है कि भाई इसकी डिसेबिलिटी इस तरह की है कि जिसके अंदर अब मुश्किल लग रहा है कि उसके जो प्रोस्पेक्ट हैं, आने के चांसेस हैं जो है वो बहुत कम लग रहे हैं, विल इवन बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी, लीव शैल नॉट नेसेसरली बी रिफ्यूज्ड। तो उस केस में छुट्टी मना नहीं करनी है ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को। द लीव में बी ग्रांटेड इफ ड्यू बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द लीव ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब छुट्टी मना नहीं करनी ये बात होगी। अब छुट्टी देनी कैसे है उसके बारे में ये बी पार्ट में बोला गया है। तो कंडीशंस क्या क्या है, इफ द मेडिकल अथॉरिटी इज अनेबल टू से विद सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज एक्वायर्ड ए डिसेबिलिटी विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। अब अगर जो मेडिकल अथॉरिटी है वो खुद ही अनसर्टेन है, वो नहीं कह सकती कि भाई ये कभी भी आगे फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये फॉर्म 3A मैंने दिखा भी दिया था आपको, फॉर्म 3A के अंदर यही लिखा हुआ था, इट कैन नॉट बी सेड विद सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल एवर नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। ठीक है, तो ये रेफरेंस में इसलिए डाल देता ताकि आप सब चीज़ों को एक साथ मिला के पढ़ सकें और कौन सा रूल किससे कनेक्ट हो रहा है, कौन सा रूल कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, कहाँ पे रूल है, कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, ये सब बातें आप समझ सकें, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के कनेक्ट कर देता हूँ आपको। तो अगर कंडीशन जो लीव है ग्रांट करने की उसके बारे में बात कर रहे थे हम, द लीव में बी ग्रांटेड इफ ड्यू, अगर ड्यू है लीव कोई भी तो उसको ग्रांट की जा सकती है। और कंडीशन क्या होगी, अगर मेडिकल अथॉरिटी ने ये कह दिया कि भाई वो
कंफर्म नहीं है कि, या वो सर्टेन नहीं है कि वो कभी भी छुट्टी से यानी अपने डिसेबिलिटी से सर्विस में फिट लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। लीव नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स इन ऑल में बी ग्रांटेड, तो उस केस में क्या होगा, 12 महीने तक की छुट्टी उसे दी जा सकती है। नॉट एक्सीडिंग मतलब कि 12 महीने तक, 12 महीने से ज़्यादा की नहीं, 12 महीने तक की छुट्टी उसे ग्रांट की जा सकती है ऐसे केस में। यानी यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। यानी जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया मेडिकल अथॉरिटी के पास, मेडिकल अथॉरिटी को समझ नहीं आ रहा कि भाई किस तरह की डिसेबिलिटी है, कितने टाइम लगेगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो भी छुट्टियाँ उसके पास है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, उसको दे दी जाएगी 12 महीने तक के लिए। ठीक है, अब वो क्या होगा, 12 महीने में क्या होगा, उसने छुट्टी पे चला गया, चलो 12 महीने तक के लिए मैक्सिमम। अब वो वहाँ पे जाएगा, अपना ट्रीटमेंट कराएगा या देखेगा अपनी डिसेबिलिटी को, दोबारा से मेडिकल अथॉरिटी के पास जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसे शायद पता चल जाए कि अब ये वापस सर्विस में लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा। तो उसके बेसिस पे फिर आगे उसकी छुट्टियों का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा, या छुट्टियाँ आगे दी जाएंगी और मेंटेन की जाएंगी, वो आगे बताया गया है। एंड सच लीव शैल नॉट बी एक्सटेंडेड विदाउट फर्दर रेफरेंस टू ए मेडिकल अथॉरिटी। 12 महीने तक की छुट्टी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ग्रांट कर दी, लेकिन उससे आगे उसको फर्दर एक्सटेंड करना है, तो उस केस में क्या होगा, मेडिकल अथॉरिटी के पास दोबारा जाना पड़ेगा। और इस तरह की छुट्टी तब तक नहीं एक्सटेंड की जाएगी, 12 महीने तक की छुट्टी दे दी आपने, उससे ज़्यादा की तब तक एक्सटेंड की जाएगी जब तक वो गवर्नमेंट सर्वेंट दोबारा जाके अपने आप को वहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी के पास एग्जामिन नहीं करवाता है। If a government servant is declared by a medical authority as specified in Rule 19 as to have acquired such disability which may prevent him from discharging further duties, further services, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब उसको इस तरह की डिसेबिलिटी हो गई है जिससे वो अब फर्दर ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लीव और एक्सटेंशन ऑफ लीव में बी ग्रांटेड टू हिम, तो उस केस में उसको छुट्टी या एक्सटेंशन ऑफ लीव दोनों ही दी जा सकती है। आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल अथॉरिटी हैव बीन रिसीव्ड इन फॉर्म 3A, तो फॉर्म 3A के अंदर ये इस तरीके का फॉर्म जो है, इसके अंदर कौन सा पार्ट एप्लीकेबल होगा, देयर इज नो रीजनेबल प्रोस्पेक्ट दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल एवर बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी, इस पर टिक करके ये फॉर्म बन जाएगा और ये दे दिया जाएगा, और इस केस में उसको छुट्टी या एक्सटेंशन ऑफ लीव दे दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट एनी लीव डेबिटेड फॉर द पीरियड ग्रांटेड अंडर रूल 20B1 आफ्टर द रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी ऑफ मेडिकल अथॉरिटी शैल बी रेमिटेड बैक टू द लीव अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो यहाँ पे हमने बात की थी, जब मेडिकल अथॉरिटी खुद नहीं कह पा रही सर्टेनिटी के साथ, या खुद कंफर्म नहीं है उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है और कितने टाइम तक उसके अंदर आ पाएगा, सर्विस के अंदर नहीं आ पाएगा, तो उस केस में हमने जो भी लीव ड्यू था उसके अकाउंट में वो दे दिया। लेकिन जब कंफर्म हो गया कि इसको डिसेबिलिटी है और इतना टाइम लगेगा, तो उस केस में उसको मेडिकल लीव दी जाएगी, और जो पहले लीव डिडक्ट हुआ था उसको उसके अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। यही बता रहा है कि एनी लीव डेबिटेड फॉर द पीरियड ग्रांटेड अंडर सब रूल, अंडर रूल 20B का 1, ये 20B का 1 जो जहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी खुद कंफर्म नहीं है कि उसको डिसेबिलिटी कितनी है और कब तक वो वापस आ पाएगा, उस केस की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जो भी उसको नॉर्मल छुट्टियां उसके अकाउंट से काटी गई थी उसको वापस कर दिया जाएगा, और उसको फिर बाद में मेडिकल लीव दे दी जाएगी। एनी लीव डेबिटेड फॉर द पीरियड ग्रांटेड अंडर रूल 20B1 आफ्टर रिसीट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी शैल बी रेमिटेड बैक इनटू द लीव ऑफ द account of the government servant, provided further that any leave granted to regulate the period of absence under rule B2 after the receipt of certificate of disability of the government authority of the medical authority shall not be debited to the leave account of the government servant। इसके अंदर एक बात और कह रहे हैं कि अगर मान लिया कि जो भी उसके अकाउंट में लीव ही ना हो, लीव नहीं होगा तो क्या किया जाता है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट वो लिया है, उसके अकाउंट में लीव नहीं थी, तो जो उसकी लीव अकाउंट था या जो उसका एब्सेंस था उसको रेगुलराइज किया जाएगा। तो ये यही कह रहे हैं कि एनी लीव ग्रांटेड टू रेगुलेट द पीरियड ऑफ एब्सेंस, तो पीरियड ऑफ एब्सेंस को रेगुलेट करने के लिए अगर मान लो कोई लीव ग्रांट की गई थी और उसके बाद वो सर्टिफिकेट लिया है डिसेबिलिटी का,
तो उस छुट्टी का क्या होगा, तो उस छुट्टी के बारे में बोल रहे हैं कि शैल नॉट बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। तो पहले जो वो रेगुलेट करने के लिए छुट्टी दी गई थी वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगी। यानी पहले जो भी छुट्टी दी गई, मान लो जैसे ईएल दे दिया गया, अभी पहले वो कंफर्म नहीं था मेडिकल अथॉरिटी कि उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है, वापस आ पाएगा नहीं पाएगा, उसके अकाउंट में ईएल था, उसको ईएल दे दिया गया। अब वो ईएल लेकिन जब वो सर्टिफिकेट लिया आएगा तो उसको क्या होगा, उसके वापस अकाउंट में दे दिया जाएगा और उसको डेबिट नहीं किया जाएगा, ये बता रहे हैं इसके अंदर। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ग्रांटेड लीव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 21B, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 शैल सुओ मोटो अप्लाई। तो ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं रूल 21B की, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया 21B, ये 20 का 1 का B, जहाँ पे लीव उसको मेडिकल अथॉरिटी के सर्टिफिकेट के बेसिस पे दिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब इस तरीके का कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको आपको किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो ये इसके अंदर जो रेफरेंस दिया गया, किसका रेफरेंस दिया गया प्रोविजन का, ये सेक्शन 20 का रेफरेंस दिया गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये अपनी तरह से मैं पूरा सेंटेंस को बना रहा हूँ क्योंकि ये इसके अंदर आधा लिखा हुआ है। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉयमेंट ये तो लिखा हुआ है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में है। तो कोई भी पर्सन अगर किसी को उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई सर्विस के अंदर, जब वो जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो उसके उस डिसेबिलिटी के बेसिस पे आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको देनी पड़ेगी। किसके लिए, प्रमोशन के अंदर भी उसके लिए एनवायरनमेंट भी वैसा बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें जो सेक्शन 20 के अंदर लिखा गया है, जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंपल करके आपको बता दिया है। तो ये कहता क्या है कि नो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एनी मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। उसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी उसके बेसिस पे अगर डिसेबिलिटी हो भी गई है तो ऐसा नहीं कि आप उसको मान लो उसके बेनिफिट्स ना दें, मतलब बेनिफिट्स मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हैं वो ना दें, उसको एक रेगुलर और एक जो विदाउट डिसेबिलिटी एम्प्लॉय है उसके कंपैरिजन में ही रखना पड़ेगा। उसको पूरे एवेन्यूज़ देने पड़ेंगे, प्रमोशन के भी और बाकी परफॉर्मेंस के भी सारे एवेन्यूज़ उसको देने पड़ेंगे। प्रोवाइड रीजनेबल एकोमोडेशन, उसको रीजनेबल एकोमोडेशन भी देना पड़ेगा। तो जनरली देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होता है उनको एकोमोडेशन ऑफिस के पास दिया जाता है। एप्रोप्रिएट बैरियर फ्री एंड कंडीसिव एनवायरनमेंट, ज़्यादातर गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर रेलिंग्स लगाई जाती है ताकि जो पर्सन्स विद किसी तरह की भी डिसेबिलिटी हैं वो क्या कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और तो इसलिए बोला गया है कि उनको पूरा आपको फैसिलिटेट करना है। तो रूल 20 के अंदर, रूल 20 ही है आपका, और इसके अंदर सेक्शन 20 का जिक्र है, और ये यही बोलता है कि उसको किसी तरह से आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को किसी तरह से उसको कम नहीं आंकेंगे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और सारी तरह की फैसिलिटी आप देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ब्रीफली लिख दिया है, बाकी ब्रीफली समझा भी दिया आपको। रूल 21 पे आ जाते हैं। रूल 21 कहता है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव। लीव कमेंस कब होगी और वो टर्मिनेट कब होगा, खत्म कब होगी। लीव एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 22। तो रूल 22 के अंदर जो बातें बताई गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूल 21 एक जनरल रूल है और 22 क्या है, उसका एक तरीके से कुछ क्राइटेरिया है या कह दो कुछ कंडीशंस है या कुछ केसेस है जिसके अंदर थोड़ा सा डिविएशन है, यानी एक्सेप्शन है। लीव ऑर्डिनरली बिगिंस ऑन द डे ऑन विच द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज इफेक्टेड। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि आज मैं अगर ऑफिस गया और आज मैं अपने काम को डेलीगेट करके या आगे बोल के निकल जाता हूं, तो आज मेरा ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज जिस दिन आप छुट्टी पे उस दिन नहीं हो सकता। तो लीव ऑर्डिनरी बिगिंस ऑन द डे ऑन विच द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज इफेक्टेड। तो इसका मतलब कि मान लो अगर मैं कल से छुट्टी पे जा रहा हूं और तो आज मैं अगर ऑफिस गया हूं, मतलब हम बात कर रहे हैं जहां पे दोनों वर्किंग डेज है, ऐसा नहीं कि जो अभी छुट्टी पे कोई, मतलब जैसे कि आज संडे सैटरडे है तो ऐसा नहीं कि सैटरडे तो ऑफिस बंद रहता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब जहाँ पे आज का वर्किंग डे भी हो, सेकंड नेक्स्ट भी वर्किंग डे हो। तो अगर मैं आज ऑफिस गया और आज मैंने अपना ट्रांसफर ऑफ चार्ज कर दिया, कल से मैंने छुट्टी ले रखी है, तो मेरा जो छुट्टी स्टार्ट हुई वो कब से हुई, आज से स्टार्ट होगी जिस दिन मैंने ट्रांसफर ऑफ चार्ज किया।
एंड ऑन द डे प्रीसीडिंग दैट ऑन विच द चार्ज इज रिज्यूम्ड। और एंड कब होगा? एंड ऑन द डे प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब उस दिन से पहले। तो छुट्टी स्टार्ट कब से हुई? जिस दिन हमने ट्रांसफर ऑफ चार्ज किया, और ख़त्म की कब हुई? जब हमने चार्ज एज्यूम किया उसके प्रीसीडिंग डे पे। तो अगर कोई किसी ने मंडे को ज्वाइन किया तो छुट्टी उसकी कब ख़त्म हुई? जब उससे पहले, एक दिन पहले। प्रीसीडिंग डे हो सकता है संडे, तो संडे के दिन उसका जो लीव है वो ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे बोला गया कि आपकी छुट्टी जिस दिन आप ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कर देते हैं उसी से दिन से आपकी छुट्टी स्टार्ट हो जाती है, और ख़त्म कब होती है? जिस दिन आपने अपना चार्ज दोबारा से वापस ले लिया उसके पिछले दिन आपका जो है छुट्टी वो तब ख़त्म हो जाती है। ट्रांसफ़र ऑन टू फॉरेन सर्विस, तो फॉरेन सर्विस के केस में किस तरीके से होगा ये डिटेल में तो हम जाने, चलिए बता देता हूँ एक लाइन का। इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस वाइल ऑन लीव, ही सीजेस टू बी ऑन लीव एंड टू ड्रॉ सच लीव सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। वो कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो छुट्टी पे था, उसका फॉरेन सर्विस मतलब कि किसी स्टेट के अंदर जहाँ पे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट नहीं होता, वहाँ पे चला गया, वो उसको फॉरेन सर्विस बोलते हैं। तो फॉरेन सर्विस में गया तो अगर छुट्टी पे है तो वो जो लीव सैलरी उसको मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी उसकी, और फिर जिस डेट से उसका ट्रांसफ़र हो उसी डेट से ये मान लिया जाएगा कि वो छुट्टी पे नहीं है। ही सीजेस टू बी ऑन लीव फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र, जिस दिन उसका ट्रांसफ़र हो गया उसी डेट से ही। FR 112 का ये रूल है। रूल 22 देख लेते, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव। किस तरह से छुट्टियों को लीव के साथ कंबाइन किया जाएगा। व्हेन द डे immediately preceding the day on which the government servant's leave begins or immediately following the day on which his leave expires is a holiday or series of holidays। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मान लो छुट्टी पे जा रहा है, ठीक है, मैं कैलेंडर यहाँ पे मैंने बना रखा है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पे जा रहा है, और ये हम उस केस की बात करें जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफिशियल छुट्टी रहती है। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मान लो छुट्टी पे जाना है और वो छुट्टी पे जाना चाहता है, मान लिया कि 3 तारीख से, और सैटरडे संडे क्या है? हॉलीडे है, तो ये उन केसेस की बात कर रहा है जहाँ पे जब वो छुट्टी पे जाना चाहता है उसके पिछले दिन छुट्टी है या आगे भी छुट्टी है। अगर कोई 3 से 7 तक छुट्टी पे जाना चाहता है तो अगर वह 1 और 2 वो भी छुट्टी है, और 8 और 9 ये भी छुट्टी है। तो इस तरह के सिचुएशन की बात कर रहा है वो। तो व्हेन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, मतलब जिस दिन वो छुट्टी पे जाना चाहता है उससे पिछला दिन या अगला दिन, इमीडिएटली फॉलोइंग द डे या आगे का दिन इज ए हॉलीडे, वो एक छुट्टी है या सीरीज ऑफ हॉलीडे या एक से ज़्यादा छुट्टी है, तो उस केस की वो बात कर रहा है। अदर देन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, ये उस कंडीशन को छोड़ देता है जहाँ पे ये छुट्टी जो ली जा रही है वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे ली जा रही है। तो जब मेडिकल सर्टिफिकेट पे कोई छुट्टी ली जाएगी और उस केस में अगर आगे के दिन और पीछे के दिन क्या है? हॉलीडेज हैं, तो उस केस में क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। और जब हम रेगुलर कोई छुट्टी ले रहे हैं EL, तो उस केस में क्या होगा? वो उसका डिफरेंट रूल है। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक तरह से हिंट दे दिया कि अदर देन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, वहाँ पे हम अलग तरीके से डील करेंगे। अभी हम एक जनरल कंडीशन को या एक रेगुलर छुट्टी लेने पे क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल में क्या होगा, यानी रेगुलर केस में क्या होगा? द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन परमिटेड। डीम्ड टू हैव बीन परमिटेड मतलब कि अलग से परमिशन की जरूरत नहीं होगी, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन परमिशन फॉर प्रीफिक्सिंग एंड सफिक्सिंग हॉलीडे टू लीव स्पेसिफिकली विदहेल्ड। देखिए, इनको अगर पीछे छुट्टी होती है, अगर यहाँ पे पहले छुट्टी है तो इसको प्रीफिक्स बोला जाता है, यानी पहले की छुट्टी को लगाना उसको प्रीफिक्स बोला जाता है, आगे की छुट्टी को लगाना उसको सफिक्स बोला जाता है। तो जब छुट्टियाँ हॉलीडेज प्रीफिक्स हो रही हों या सफिक्स हो रही हों, तो उस केस में ये बात कर रहे हैं, उसको मान लिया जाएगा डीम्ड टू हैव बीन परमिटेड। इन दोनों छुट्टियों पे मान लिया जाएगा कि अगर कोई छुट्टी पे है 3 से लेकर 7 तक, तो ये छुट्टियां 1 और 2 की और 8 और 9 की ये डीम्ड परमिशन है। इसके लिए आपको अलग से छुट्टियां नहीं लेनी, अलग से छुट्टियां नहीं लेनी। लेकिन किन कंडीशन को छोड़ देते हैं हम? लेकिन उन कंडीशन को छोड़ दो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से इस तरह की परमिशन चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन
परमिशन फॉर प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग हॉलीडेज टू लीव स्पेसिफिकली विदहेल्ड, जहां पे ऑर्डर निकाल के पहले से ही बोला गया भाई, क्योंकि आप इस तरीके का काम डील करते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने प्रीफिक्स को या सफिक्स को ये नहीं मान सकते कि ऑलरेडी परमिटेड है, आपको रिटर्न में छुट्टी लेके जानी पड़ेगी। तो रेगुलर केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर आपके आगे और पीछे की जो छुट्टियां हैं, ये और ये छुट्टियां जो है वो मान ली जाएगी कि परमिटेड है। लेकिन अगर आप ये जो नीचे कंडीशंस बताए गए ऑलरेडी, इन कंडीशन के बता रखा है कि इन कंडीशन के अंदर आप नहीं मान सकते कि जो छुट्टियां हैं वो आगे और पीछे की सफिक्स और प्रीफिक्स वो आपको डीम्ड परमिशन है, उस केस में आपको परमिशन लेनी होगी। At the close of the day before or return to it on the following date a such holiday and series of holiday provided that, तो यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर कोई छुट्टी लेके जा रहा है 3 से लेकर 7 तक, तो 1 और 2 की छुट्टी वो डीम परमिशन है, उसको 8 और 9 की छुट्टी भी डीम परमिशन है और उसको 10 तारीख को ज्वाइन करना है। ये तो हो गया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और ये 1, 2 और या 8, 9 की छुट्टी उसको डीम्ड है, उसको अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन कंडीशंस में क्या होगा, ये अलग है। ये कंडीशन कौन कौन सी है? His transfer or assumption of charge does not involve the handling or taking over of securities money other than a permanent advance। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अब वो कह रहा है कि ये तो होगा, लेकिन इन कंडीशन में भाई ऐसा नहीं है। जहां पे वो हैंडल कर रहा है कैश को या सिक्योरिटीज को या मनी को, तो उस केस में उसे परमिशन स्पेसिफिकली लेके जाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड मतलब कि एक्सेप्ट दैट या इन एक्सेप्शंस टू दिस कंडीशंस या दीन सर्कमस्टांसेस। इन सर्कमस्टांसेस के अलावा बाकी तो डीम्ड परमिशन है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं इसमें ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि एक तो होगा कि जब कोई सिक्योरिटीज या मनी को हैंडल कर रहा है, तो जैसे कि कैशियर वगैरह होते हैं, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर कैशियर होते हैं, तो ये उनके ऊपर ये सर्कमस्टांसेस ये अप्लाई हो जाएगा। वो क्या है, वो इस तरीके से डीम्ड मान के नहीं चल सकते कि उनकी जो हॉलीडेज की छुट्टियां वो भी उसकी छुट्टी के साथ मिल गई उन्हें स्पेसिफिकली अपना, क्योंकि कैश वैश जमा कराना होगा, वो हैंड ओवर करके जाना पड़ेगा, तो उस वजह से ये कंडीशन रखा गया है। या दूसरा कंडीशन क्या है कि हिज अर्ली डिपार्चर डज नॉट इंटेल ए कॉरस्पॉन्डिंगली अर्ली ट्रांसफर फ्रॉम अनदर स्टेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जब वो छुट्टी पे जा रहा है, जब वो छुट्टी पे जाएगा तो उसकी सीट अगर खाली नहीं रह सकती और उसकी जगह पे कोई दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी सीट पे आ रहा है, तो उस केस में भी ये इस तरह की छुट्टियां जो आगे और पीछे की प्रीफिक्स और सफिक्स है वो डीम्ड परमिशन नहीं है, वो आपको स्पेसिफिकली परमिशन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जगह पे कोई दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट आके काम करेगा। तो जब तक वहां से आएगा नहीं तब तक आप अपने सीट को छोड़ नहीं पाएंगे। तो अर्ली डिपार्चर डज नॉट इंटेल ए कॉरस्पॉन्डिंगली अर्ली ट्रांसफर फ्रॉम अनदर स्टेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट वहां से आने वाला है आपके सीट पे, तो इस वजह से उस केस में बोला कि नहीं परमिशन लेके जाना पड़ेगा। द डिले इन रिटर्न डज नॉट इन्वॉल्व ए कॉरस्पॉन्डिंग डिले इन द ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ड्यूरिंग हिज absence, or that in discharge of from government service of a person temporarily appointed to it। तो ये एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर रिटर्न, अगर कोई आप जब रिटर्न आएंगे, आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं है, आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पे आप जब जा रहे हैं तो आपकी जगह पे कोई दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा है और उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इन डज नॉट इन्वॉल्व ए कॉरस्पॉन्डिंग डिले इन ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। एक तो कंडीशन वो होगी कि आपकी जगह पे आके कोई काम करेगा, एक कंडीशन होगी कि जब आप आए हैं तो आप किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा जब रिटर्न कर रहे हैं अपनी ड्यूटी से। तो दोनों ही केस के अंदर क्योंकि कोई दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व है आपकी जगह पे ड्यूटी करने के लिए, तो उन केसेस में आपको क्या है परमिशन लेके जाना पड़ेगा और आपकी एब्सेंस यानी जो है वो उसकी जगह पे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट वापस हमने भेजा या नहीं भेजा। तो ये वही बात कर रहा है, ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। तो उसके एब्सेंस में वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको जब भेजेंगे, भेजने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे पहले ग्राउंड होगा, उसको भेजेंगे
तभी उसके बेसिस पे उसका प्रेफिक्स और सफिक्स जो है जोड़ा जा सकता है। इन द डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑफ ए पर्सन टेम्परली अपॉइंटेड टू इट। फिर जब आप अगर छुट्टी पे जा रहे हो, आपकी जगह पे अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया जाएगा टेम्परली, तो क्योंकि इन चीज़ों के अरेंजमेंट को मीट करने के लिए, ये अरेंजमेंट करने के लिए भी तो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो ग्रांट कर रही है। तो उस वजह से अगर आपके जाने पर, किसी आपके आने पर या जाने पर क्या होगा, किसी को डिस्चार्ज किया जा रहा है टेम्परली अपॉइंटेड पर्सन को, तो उस केस में भी यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी और ऑटोमेटिक जो प्रेफिक्स और सफिक्स नहीं होगा। तो ये कंडीशन बताया कि जहाँ जहाँ पे हो सकता है। तो अगर किसी आपकी जगह पे कोई टेम्परली कोई बंदा आके काम करेगा या आपकी जगह पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आएगा जब आप छुट्टी पे जा रहे हो, तो इस तरीके कंडीशंस के अंदर आपको ये परमिशन नहीं है, डीम्ड परमिशन नहीं है छुट्टियों का, उस केस में आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डीम्ड का एक तो मतलब ये हुआ कि जो प्रीफिक्स हॉलीडेज है और सफिक्स हॉलीडे है वो छुट्टियों का पार्ट नहीं है, यानी वो आपके अकाउंट से नहीं कटेंगी। जब यहाँ पे आप छुट्टी पे 3 से 7 में गए और ये दोनों जुड़ गए और 8 और 9 जुड़ गया, तो इन 8 और 9 तारीख के लिए और 1 और 2 तारीख के लिए आपको अलग से छुट्टी नहीं लेने की पड़ रही है। वो आपका डीम्ड परमिशन कि आप उस टाइम पे हेडक्वार्टर से जा सकते हैं। तो ये आपकी छुट्टी के पार्ट नहीं है, आपके लीव अकाउंट से नहीं कट रहा। लेकिन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट के केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है, जो छुट्टियां होती है आगे और पीछे की वो भी काउंट हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं भाई क्या कहता है। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्टिफाइड मेडिकली अनवेल टू अटेंड ऑफिस हॉलीडेज इफ एनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, यानी जिस डेट पे वो सर्टिफाई हुआ कि वो मेडिकली अनफिट है उससे पहले के हॉलीडेज अगर कोई हैं तो शैल बी अलाउड ऑटोमेटिकली टू बी प्रेफिक्स टू लीव, तो वो छुट्टियों में जुड़ जाएंगे। एंड द हॉलीडेज इफ एनी इमीडिएटली सक्सीडिंग द डे ही इज सो सर्टिफाइड इंक्लूडिंग दैट डे शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ लीव। तो वो छुट्टियों का पार्ट बन जाएंगे। छुट्टियों का पार्ट बन जाएंगे मतलब कि वो छुट्टियों में काउंट हो जाएगा और उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रेफिक्स का हॉलीडे हुआ और जिस दिन वो सर्टिफाई किया है कि मेडिकली अनवेल है उस दिन को, और सफिक्स जो आगे की छुट्टियां, मान लो आज ये कैलेंडर देख लेते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये सैटरडे और संडे तो छुट्टी थी, मंडे को वो डॉक्टर के पास गया जो भी रिकॉग्नाइज्ड हैं या जो भी अलाउड हैं, मंडे को गया और मंडे को वो मेडिकल अपना चेकअप कराया, उसने बोला कि आप भाई अनफिट हो और आपको 4, 5, 6, 7 की छुट्टी लेनी चाहिए और आपको रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये 1, 2 और ये 3 ये छुट्टियां दोनों हॉलीडेज हैं और 3 तारीख को उसने अपने आप को एग्जामिन करवाया, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट इस तारीख को मिला, तो ये 1, 2, 3 ये तो छुट्टियों का पार्ट माने जाएंगे। और छुट्टियां उसने किस दिन की ली, 4, 5, 6, 7 की, तो टोटल उसकी छुट्टियां मानी जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये जो सफिक्स भी अगर छुट्टियों के साथ जुड़ गया तो इसको भी इसके लीव में ही काउंट कर लिया जाएगा, यानी मेडिकल लीव 1 से लेकर 9 तक की मानी जाएंगी टोटल। ये डिफरेंस है पहले वाली रेगुलर लीव में और इसमें। तो ये क्लियरली कह रहा है कि जिस दिन प्रेफिक्स हॉलीडे है वो और डे जिस दिन वो सर्टिफाई हुआ कि वो अनवेल है उस दिन का भी, और अगर सफिक्स में भी हॉलीडेज आ जाते हैं मेडिकल लीव के तो वो सारे क्या है, पार्ट ऑफ लीव माने जाएंगे। तो वो सब भी छुट्टियों में माना जाएगा, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्टिफाइड मेडिकली फिट फॉर ज्वाइनिंग द ड्यूटी हॉलीडेज इफ एनी सक्सीडिंग द डे ही इज सो सर्टिफाइड। तो कहने का मतलब ये कि जब भी वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आता है कि वो फिट है या अनफिट है, तो उसके आगे पीछे जो भी छुट्टियां जुड़ रही है प्रीफिक्स में या सफिक्स में, वो भी छुट्टियों का पार्ट होंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। शैल ऑटोमेटिकली बी अलाउड टू बी सफिक्स टू द लीव एंड द हॉलीडेज इफ एनी प्रीसीडिंग द डे ही इज सो सर्टिफाइड शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ लीव। तो आगे और पीछे की छुट्टियां जिस दिन वो मेडिकल अनफिटनेस का सर्टिफिकेट और फिटनेस का सर्टिफिकेट दोनों लेने जाता है, तो दोनों ही केस में आगे और पीछे की छुट्टियां जो वो छुट्टियों का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑन कंडीशन दैट द डिपार्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट
remain responsible for the money in his charge, the head of department may in any particular case waive the application of clause A। तो यहाँ पे जहाँ पे किसी के पास मनी का चार्ज था या सिक्योरिटीज़ का चार्ज था, सिक्योरिटीज़ का मतलब किसी तरीके का कोई अमाउंट है या किसी तरीके का कुछ ऐसा है जो वैल्यूएबल है, तो उन केस में तो एक जब हैंडलिंग कर रहा है तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली तो वो डीम्ड परमिटेड नहीं माना जाएगा छुट्टियों के लिए। तो उस केस में बता रखा है कि अगर एचओडी चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को वेव कर सकते हैं, जो ये कंडीशन ऊपर हमने पढ़ा है इस कंडीशन को वेव कर सकते हैं और वो इसको प्रीफिक्स या सफिक्स किया जा सकता है उनकी छुट्टियों को भी। तो ऑन कंडीशन दैट, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है रिस्पॉन्सिबल वो खुद रहेगा पैसे के लिए। कैशियर जैसे कि कैशियर पैसे को डील कर रहा है, अब वो पिछली 2 छुट्टियों को भी आगे छुट्टियों को अपनी छुट्टियों में कंबाइन करना चाहता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस मनी को किस तरीके से हैंडल करता है या किस तरीके से रखे जाता है, उनके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा जब भी वो छुट्टियों पर रहेगा तब भी। अनलेस द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव इन एनी केस अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो किसी दूसरे तरीके से ना डायरेक्ट करे या दूसरे तरीके का कोई ऑर्डर ना निकाले। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं। इफ हॉलीडेज आर प्रीफिक्स टू लीव, अगर छुट्टियों को पीछे वाली छुट्टियों को जोड़ा गया है, द लीव एंड द कंसिक्वेंट अरेंजमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस टेक इफेक्ट फ्रॉम द डे आफ्टर द हॉलीडेज। कह रहे कि अगर, ये देखिए पहले तो बोला कि अगर या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर निकाला हो और ये जो नीचे बता रहे हैं इसके अलावा कोई अरेंजमेंट किया हो, अगर नहीं अरेंजमेंट किया है तो जनरली हम इस तरीके से छुट्टियों को और हॉलीडेज को डील करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि द लीव एंड द इफ द हॉलीडेज आर प्रीफिक्स्ड, अगर छुट्टियां जो है वो प्रीफिक्स है, यानी 1 और 2 की छुट्टी जो है ये हॉलीडेज है ये प्रीफिक्स है, और कोई 3, 4, 5 को छुट्टी पे जा रहा है तो ये प्रीफिक्स का केस होगा। अगर कोई 5, 6, 7 को जाए तो ये सफिक्स का केस हो जाएगा, 8, 9 छुट्टियां मिल रही है। और प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों केस बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 दिन 5 दिन की छुट्टी पे अगर कोई रहा तो ये उन केसेस की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि लीव एंड द कंसिक्वेंट रीअरेंजमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस टेक इफेक्ट फ्रॉम द डे आफ्टर द हॉलीडे। डे आफ्टर द हॉलीडे का मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 तारीख हॉलीडे था, कोई 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को छुट्टी पे गया, तो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को उसको लीव सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये लीव सैलरी जो इफेक्ट में आएगी, छुट्टी पे जाते हैं तो उसको लीव सैलरी मिलती है, तो लीव सैलरी इफेक्ट में कब आएगी, तो वो कह रहे हो 3, 4 और 5 यानी हॉलीडेज के बाद का जो दिन है तब से इफेक्ट में आ गया, यानी 3 तारीख से लीव सैलरी मिलेगी। यानी मान लो किसी ने एचपीएल लिया, 3, 4, 5 का एचपीएल लिया, तो 1 और 2 की उसे पूरी सैलरी मिलेगी और जबकि 3, 4, 5 की एचपीएल की सैलरी मिलेगी। तो प्रीफिक्स होने से जो इम्पैक्ट आता है वो जब एक्चुअल छुट्टी है तब पे आता है, इन पे आएगा। इफ हॉलीडेज आर प्रीफिक्स टू लीव, मैं दोबारा से बता देता हूं, द लीव जो छुट्टी है एंड कंसिक्वेंट रीअरेंजमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेज, और जो पे एंड अलाउंसेज का रीअरेंजमेंट है यानी लीव सैलरी है या बाकी कोई दूसरी चीजें मिल रही है, टेक इफेक्ट फ्रॉम द, वो कब से इफेक्ट में आएगा, द डे आफ्टर द हॉलीडेज, जो छुट्टी के बाद का दिन है, यानी 1 और 2 के बाद का दिन है, 3, 4, 5 को जिस दिन से उसकी एक्चुअल छुट्टी स्टार्ट हो रही है तब से आएगा, हॉलीडे वाले दिन नहीं आएगा, ये बताया। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा ही दिया है कि हॉलीडे अगर सैटरडे संडे है तो लीव और जो कंसिक्वेंट पे एंड अलाउंसेज होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। इफ हॉलीडे आर सफिक्स टू लीव, अब दूसरा केस वो कह रहा है कि अगर जो छुट्टियां हैं, कोई छुट्टी पे 5, 6, 7 को गया और 8 और 9 की छुट्टियां जो है वो आगे सफिक्स हो रही है, सफिक्स का मतलब कि आगे जोड़ रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, द लीव इज ट्रीटेड एज हैविंग टर्मिनेटेड एंड एनी कंसिक्वेंट रीअरेंजमेंट ऑफ पे टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच द लीव वुड हैव एंडेड इफ हॉलीडेज हैड नॉट बीन सफिक्स्ड। ठीक है, तो इस केस में यानी फ्राइडे तक जो उसकी छुट्टियां हैं, यानी 5, 6, 7 जो इम्पैक्ट आएगा, अगर एचपीएल उसने 5, 6, 7 का लिया है तो उसको लीव सैलरी के लिए जो एचपीएल मिलेगा लीव सैलरी के लिए
वो HPL 5 से 7 का मिलेगा। उसके नॉर्मल जो लीव है सैलरी है वो 8-9 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन छुट्टियों के अंदर जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है वो सैलरी मिलेगी, लेकिन जब वो प्रीफिक्स हो रहा है तो जब एक्चुअल छुट्टी है, एक्चुअल छुट्टी की लीव सैलरी तब मिलेगी, और यहाँ पे भी एक्चुअल छुट्टी की ही लीव सैलरी मिलेगी एक्चुअल डेज के जो हॉलीडे है, और ये इन पे नॉर्मल उसकी लीव और सैलरीज मिलेंगी। द लीव ट्रीटेड एज, तो यहाँ पे हॉलीडे अगर सैटरडे संडे सफिक्स किया गया, लीव स्टार्ट ट्रीटेड एज टर्मिनेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द लीव एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, यानी उसका पे एंड अलाउंसेज जो होगा नॉर्मल ड्यूटीज की वो आपकी फ्राइडे के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। A compensatory leave granted in lieu of duty performed by a government servant on Sunday or a holiday for full day may be treated as holiday for the above purposes। वो कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने संडे के दिन काम किया और संडे की जगह पे उसे कंपनसेटरी किसी और दिन पे कोई कंपनसेटरी लीव दे दी गई, तो उसको भी हॉलीडे में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यानी हॉलीडे में ट्रीट किया जा रहा है, तो उसको तो हॉलीडे में हमें ऊपर देखा कि उसको नॉर्मल सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे कंपनसेटरी डे पे भी उसे नॉर्मल सैलरी मिल जाएगी। नॉर्मल मतलब कि जो रेगुलर सैलरी है, लीव सैलरी नहीं मिलेगी उसको। आगे आ जाते हैं। रूल 23 है रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। तो छुट्टी पे अगर कोई गया हुआ है और उससे पहले हम उसको बुला रहे हैं रिकॉल टू ड्यूटी, तो उस केस में क्या होगा? इसका जो सब रूल 1 है वो डिलीट हो गया, 2 डिलीट हो गया। इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, किसी की छुट्टी खत्म होने से पहले अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बुलाया जा रहा है, सच रिकॉल टू ड्यूटी शैल बी ट्रीटेड एज कंपल्सरी, तो इसको कंपल्सरी माना जाएगा। कंपल्सरी का मतलब ये होता है कि उसके जो नॉर्मल बेनिफिट्स हैं वो सब मिलेंगे, ये मतलब है कंपल्सरी का। इन ऑल केसेस मतलब कि उसकी सर्विस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसका रिकॉल टू ड्यूटी जो है वो किसी एडवर्स तरह के क्राइटेरिया में या किसी एडवर्स एंट्री के तौर पर नहीं माना जाएगा। एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल, और गवर्नमेंट सर्वेंट किस चीज के लिए एंटाइटल होगा? इफ द लीव फ्रॉम विच ही इज रिकॉर्ड इज इन इंडिया। तो 2 तरह के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या तो वो इंडिया के अंदर छुट्टी पे गया था वहां से बुलाया गया, या इंडिया से बाहर छुट्टी पे गया था वहां से बुलाया गया। तो उन्हीं 2 केसेस को इन्होंने ए और बी पार्ट में डील किया गया है। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिया के अंदर छुट्टी पे गया था तो उस टाइम पे क्या एंटाइटल्ड होगा वो वापस लौटने पर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑन विच ही स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन टू विच ही इज ऑर्डर्ड। तो जिस स्टेशन पे वो गया हुआ था छुट्टी पे, वहां से जिस दिन उसने अपनी जर्नी वापस की रिटर्न की स्टार्ट की, उस डेट से ट्रीट कर लिया जाएगा कि वो ड्यूटी पे है। ठीक है। एंड टू ड्रॉ, और फिर उस केस में क्या ड्रॉ करेगा? ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर द रूल्स, तो जो भी अप्लाइड रूल्स है उसके लिए वो ट्रैवलिंग अलाउंस लेगा। इन दिस बिहाफ फॉर द जर्नी, तो जो भी जर्नी वो परफॉर्म करता वापस आने के लिए उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। लीव सैलरी मिलेगी अंटिल ही ज्वाइंस द हिज पोस्ट, उसको लीव सैलरी भी मिलेगी जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता, एट द सेम रेट एट विच ही वुड हैव ड्रॉन इट बट फॉर रिकॉल टू ड्यूटी। तो देखिए इसमें एक बात है कि जिस दिन से वो उसने वापस आना स्टार्ट कर दिया, मान लो कोई यहाँ से अभी दिल्ली में हेडक्वार्टर है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो गया कर्नाटका गया, कर्नाटका के अंदर उसको लेटर मिला कि भाई उसको वापस आना, रिकॉल टू ड्यूटी का लेटर मिल गया, उसने आना स्टार्ट किया वहाँ से। तो जब उसने आना स्टार्ट किया उसी दिन से वो ड्यूटी पे ट्रीट कर लिया गया, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? उसको मिल रहा है लेकिन लीव सैलरी। ठीक है, उसको एक्चुअल ड्यूटी वाला अलाउंस नहीं मिल रहा। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस है। ड्यूटी पे तो ट्रीट किया गया तो रेगुलर उसको पे नहीं मिल रही, उसको मिल लेकिन लीव सैलरी रही है अंटिल ही ज्वाइंस हिज पोस्ट, जब तक कि वो अपने पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर लेता। ठीक है, ड्यूटी पे ट्रीट कर रहे हैं जब वो वापस की जर्नी का टाइम है, लेकिन उस केस में उसको लीव सैलरी मिल रही है। until he joins his duty and the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty। तो जिस रेट पे उसने छुट्टी पे अपनी लीव सैलरी ड्रॉ की होती उसी को कंटिन्यू किया जाएगा जब तक कि वो वापस ज्वाइन नहीं कर लेता। इफ द लीव फ्रॉम विच ही इज रिकॉल्ड इज आउट ऑफ इंडिया, अगर कोई बाहर से
इंडिया के बाहर गया था छुट्टी पे और वहाँ से वापस बुलाया यार, तो उस केस में क्या होगा? टू काउंट द टाइम स्पेंट ऑन वॉयज, यहाँ पे जो वॉयज है इसका मीनिंग क्या होना चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वॉयज का यहाँ पे जो मीनिंग है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो कुछ अलग अलग मीनिंग है, कुछ शिप भी लिखा हुआ है, कोई एयर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस वॉयज का मीनिंग जो होना चाहिए वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होनी चाहिए, जो कि शिप और एरोप्लेन दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो अगर कोई वापस ट्रेन से आता है, सॉरी ट्रेन बोल रहा हूँ मैं, फ्लाइट से आता है या शिप से आता है, दोनों ही केस के अंदर उसको वॉयज में काउंट किया जाएगा। टू काउंट द टाइम स्पेंड ऑन द वॉयज यानी जर्नी टू इंडिया एज ड्यूटी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग लीव, तो उसका लीव कैलकुलेट करने के लिए उसको ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। एंड टू रिसीव, लेकिन मिलेगा उसे लीव सैलरी ही ड्यूरिंग द वॉयज, जब वो वापस लौटता है उस पीरियड के लिए, जर्नी पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग इन इंडिया एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट। अब लीव सैलरी का भी एक कंसेप्ट जो बता रहे हैं वो कि लीव सैलरी कब तक मिलेगी, एक तो वॉयज के ड्यूरिंग मिलेगी जब वो वापस आ रहा है, और जब तक वो अपने पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर लेता। यानी अगर मान लो लैंड किया इंडिया के अंदर लैंड करने के बाद भी अगर सिर्फ 2-3 दिन लग रहे हैं तो उस पीरियड के लिए भी उसे लीव सैलरी मिल जाएगी एट द सेम रेट एट विच ही वुड हैव ड्रॉन इट बट फॉर रिकॉल्टी ड्यूटी। जो लीव सैलरी उसे मिलती अगर वो उसको रिकॉल नहीं किया जाता तो उस पीरियड के लिए भी उसे लीव सैलरी ही मिलेगी, एक्चुअल सैलरी नहीं मिलेगी। ए फ्री पैसेज टू इंडिया, इंडिया आने के लिए जो भी उसकी जर्नी का खर्चा होगा, चाहे वो शिप से आ रहा है या एरोप्लेन से आ रहा है, उसका पूरा मिलेगा। रिफंड ऑफ हिज पैसेज फ्रॉम इंडिया इफ ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड, उसके अलावा ये एडिशनल बेनिफिट कब मिलेगा, अगर जो पैसेज था फ्रॉम इंडिया, पहले तो हो गया कि फ्री पैसेज टू इंडिया मिल रहा है, इंडिया मतलब इंडिया में जो वापस आ रहा है नॉर्मल केसेस में उसको वो मिल रहा है, लेकिन अगर उसका जो लीव का पीरियड है वो कम है, कम कब है, कितना कम है वो इसमें नीचे बताया गया है, तो उस केस में जाने का पैसा भी उसको फ्रॉम इंडिया भी मिलेगा अगर उसने हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ हिज लीव बाय द डेट ऑफ लीविंग फ्रॉम इंडिया ऑन रिकॉल और 3 months विच एवर इज शॉर्टर। अगर उसने 3 महीने कंप्लीट नहीं किए या उसने जितनी छुट्टी के लिए अप्लाई किया था उसका आधा कंप्लीट नहीं किया, दोनों में से जो भी कम हो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने 4 महीने की लीव अप्लाई की तो 4 महीने की लीव के अंदर अगर उसे 2 महीने से पहले ही बुला लिया गया तो 2 महीने या 3 महीने, दोनों में शॉर्टर क्या है 2 महीने, तो दोनों में से पहले उसने 2 महीने से पहले ही बुला लिया गया तो उसे इंडिया से बाहर जाने का भी पैसा दिया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। अगर मान लो उसका लीव पीरियड 8 महीने का था तो 8 महीने में उसका हाफ कितना हुआ 4 महीने, तो 4 महीने या 3 महीने से जो भी कम है, अगर उसे 3 महीने और 4 महीने से कम कम कौन सा 3 महीने, अगर 3 महीने से पहले बुला लिया गया, अगर कोई 8 महीने की छुट्टी लेके गया और उसे 3 महीने से पहले बुला लिया गया तो उस केस में भी उसे इंडिया से बाहर जाने का पैसा जो रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यानी उसकी छुट्टी से आधा, जितनी उसने टोटल छुट्टी अप्लाई की थी उसकी आधी छुट्टी से पहले या 3 महीने से पहले, दोनों से जो भी कम हो, अगर उसको बुला लिया गया उसने कंप्लीट नहीं की थी तो उसको इंडिया से बाहर जाने का भी पैसा रिफंड किया जाएगा। तो ये भी रूल है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो बाकी मिलेंगे ही अंडर द रूल्स फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स फॉर द ट्रैवल फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ लैंडिंग इन इंडिया टू द प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो इंडिया में जब उसने लैंड किया और जहाँ पे उसको ड्यूटी करनी है तो उन प्लेसेस के बीच में जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस का रूल होगा वो सप्लीमेंट्री रूल्स 142 और 143 का एप्लीकेबल होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप जब इस नोट्स को देखेंगे तो उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं इतना डिटेल में इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रूल 24 और 25 बचा है, इसको देख लेते हैं फटाफट। रूल 25 तो छोटा ही है, 24 देखते हैं। रिटर्न फ्रॉम लीव, जब कोई छुट्टी से रिटर्न कैसे करेगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव शैल नॉट रिटर्न टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लीव ग्रांटेड टू हिम अनलेस ही इज परमिटेड टू डू सो। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी लेके अप्रूव करा के गया तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। ही शैल नॉट रिटर्न टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लीव। तो वो अपना जब तक उसकी छुट्टी खत्म नहीं होती तब तक नहीं आ सकता अनलेस ही इज परमिटेड।
जब तक कि उसे परमिट नहीं किया जा रहा। तो परमिट नहीं किया जा रहा इसका मतलब क्या हुआ कि उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं छुट्टी पे गया था लेकिन मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा और परमिशन उस पर जब तक ग्रांट नहीं होगी तब तक वो नहीं आ सकता। ये कहने का मतलब है इसका। बाय द अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव, तो जिस अथॉरिटी ने उसे छुट्टी दी थी अगर वो परमिट नहीं करता उसे लौटने के लिए तो वो नहीं लौट सकता अपनी ड्यूटी पे। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 सब रूल के अंदर जो भी लिखा गया है, जो भी लिखा गया का मतलब ये है कि इसके अंदर ये बताया गया कि आप किसी को परमिट कर सकते हैं वापस आने के लिए, जब तक उसकी छुट्टी खत्म नहीं हो उससे पहले आने के लिए आप परमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि सर्टन केसेस के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लेके गया वहाँ पे आप उसको मना करेंगे आने से, उसको आप नहीं आने देंगे। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शैल बी प्रिक्लूडेड, प्रिक्लूडेड मतलब उसको रोका जाएगा, प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम रिटर्निंग टू ड्यूटी सेव विद द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट हिम टू द पोस्ट, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे कौन परमिट कर सकता है? अगर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लेके नहीं गया, जनरल केसेस हैं, तो उसके अंदर जिसने छुट्टी ग्रांट की वही उसको परमिट कर सकता है कि आओ आप आके ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी खत्म नहीं हुई लेकिन हम परमिट करते हैं। लेकिन अगर कोई लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लेके गया तो उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही परमिट कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम रिटर्निंग टू ड्यूटी सेव विद द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट हिम टू द पोस्ट, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही सिर्फ कर सकता है फ्रॉम विच ही इज प्रोसीडेड ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ठीक है, तो जिस अथॉरिटी ने जिस पोस्ट पे उसे अपॉइंट किया था उस पोस्ट के अपॉइंटिंग अथॉरिटी की परमिशन के साथ ही वो वापस ज्वाइन कर सकता है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज टेकन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट मे नॉट रिटर्न टू ड्यूटी until he has produced a medical certificate of fitness in फॉर्म 5। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में हम बात कर चुके हैं फॉर्म 5 के अंदर। तो जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके आएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आएगा, तभी वो वापस ड्यूटी पे ज्वाइन कर सकता है अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल सर्टिफिकेट का लीव लेके जा रहा है तो यानी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट के केस के अंदर एक तो आप जब लीव पे जा रहे हैं तब मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और जब आप वापस आएंगे तब फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये दोनों बातें हैं। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ए गस्टेड ऑफिसर द सर्टिफिकेट अंडर क्लॉज ए शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम मेडिकल बोर्ड। तो ये इसके बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि गस्टेड अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो किस तरीके से कौन कौन से मेडिकल सर्टिफिकेट उसको चाहिए होंगे। तो इसको यहाँ पे जो दिया गया है मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी कि यहाँ पे ये डुप्लीकेसी है और ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर दिया हुआ है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लेकिन लिख दिया है रूल 18 जो था एक तो डिलीट हो गया। इसके अंदर यहाँ पे एक पोर्शन है जहाँ पे रेफरेंस जो है वो सब रूल 6 ऑफ 18 की बात कर रहा है, तो ये भी क्योंकि डिलीट होना चाहिए, एक्चुअल में डिलीट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। लेकिन ये DOPT का जो ये है PDF है, इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये डिलीट होना चाहिए मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। बाकी लिख दिया मैंने रीज़न क्या होना चाहिए, क्योंकि रूल 18 ऑलरेडी डिलीट हो गया है तो 18 का सब रूल 6 की कोई बात ही नहीं रह जाती, तो ये डिलीट होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको। कह रहा है कि कोई गस्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट की लीव पे लेके गया तो वो किससे वो ऑब्टेन करेगा सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि मेडिकल बोर्ड के पास उसे जाना पड़ेगा एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस इन विच लीव इज नॉट मोर देन 3 months। अगर 3 महीने से ज़्यादा की लीव नहीं है तो मेडिकल बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। केसेस इन विच लीव इज फॉर मोर देन 3 months और लीव फॉर 3 months और लेस इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 months एंड द मेडिकल बोर्ड स्टेट at the time of granting the original certificate, the certificate for extension that GS need not to appear before another medical board for obtaining the certificate of fitness। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर मान लो किसी बोर्ड ने ऑलरेडी बोल दिया पहले ही, जब वो उसके पास छुट्टी लेने के लिए गया था गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको आने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में भी जो है मेडिकल बोर्ड के पास नहीं जाना पड़ेगा उसको। तो मेडिकल बोर्ड के पास नहीं जाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा,
उसको उस केस के अंदर वो चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले सकता है। इन द केसेस फॉलिंग अंडर क्लॉज बी, इस क्लॉज बी के अंदर बोला कि मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर 3 में से ज़्यादा की छुट्टी नहीं है या मेडिकल बोर्ड ने पहले ही बोल दिया कि भाई आपको फर्दर हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में किसके पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी? तो वो यहाँ पे बता रखा है कि उस केस में जो सर्टिफिकेट होगा वो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से ले सकते हैं, सिविल सर्जन से ले सकते हैं, स्टाफ सर्जन से ले सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर से ले सकते हैं जो भी इक्विवेलेंट स्टेटस का हो, या किसी मेडिकल ऑफिसर जो CGHS का है उससे भी ले सकते हैं। और इन केसेस कवर्ड बाय रूल दिए ये क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है रूल 18, तो इसको पढ़ने का कोई सेंस बन नहीं जाता। ठीक है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। बाकी लिखा हुआ ये कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से भी लिया जा सकता है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से लिया जाता अगर ये केस जो होता है वो सब रूल 6 का होता है रूल 18 का, तो वो तो है ही नहीं, तो 18 हम पढ़ नहीं सकते कि क्या है क्योंकि डिलीट हो चुका है। चलिए, इन केस ऑफ नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, द अथॉरिटी अंडर विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एम्प्लॉयड ऑन रिटर्न फ्रॉम ड्यूटी में इन इट्स डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट ए सर्टिफिकेट साइंड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये भी हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके थे कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो एक नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट का एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ऊपर बात कर चुके हैं, वही यहाँ पे दोबारा से बता रखा है कि अगर अथॉरिटी चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर सकती है। A government servant returning from duty is not entitled in the absence of specific order to that effect to resume as a matter of course the post which he held before the going on leave। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पे गया तो आके वापस आकर वो क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे वही पोस्ट होल्ड करनी है, जब तक कि कोई इस तरीके का स्पेसिफिक इंडिकेशन किसी ऑर्डर में ना हो उस इफेक्ट में। तो अभी जो हम एक बात कर रहे थे ये ऑर्डर था, देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज सर्टिफाइड दैट एक्स इज लाइकली ऑन एक्सपायरी ऑफ दिस लीव टू रिटर्न टू ड्यूटी एट द स्टेशन फ्रॉम विच ही प्रोसीडेड ऑन लीव। तो इस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब वो छुट्टी खत्म हो जाएगी तो वो अपनी ही पोस्ट में अपने ही स्टेशन में ज्वाइन करेंगे। टू रिटर्न टू ड्यूटी एट द स्टेशन फ्रॉम विच ही प्रोसीडेड ऑन लीव, जिस स्टेशन को उन्होंने छोड़ा छुट्टी के बाद उसी को ज्वाइन करेंगे। या उसके अलावा इस तरीके का भी हो सकता था कि श्री XYZ शैल रिज्यूम द ड्यूटीज ऑफ द सेक्शन ऑफिसर ऑन द पोस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द अप्रूव्ड लीव्स। ठीक है, तो ये अगर ऐसा कोई क्लॉज ऑर्डर में डाला जा रहा है छुट्टी के ऑर्डर के अंदर, ऑफिस ऑर्डर के अंदर, तो ये आपका रूल 24 के 4 को पूरा करते हुए डाला जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके का मेंशन नहीं है तो उस केस में उसे दूसरे पोस्ट पे भी रखा जा सकता है, तो वो क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऑर्डर में ना लिखा हो। तो ऑर्डर में जब लिखा होगा तो फिर तो ऑब्वियसली पहले से पता है कि वो जहाँ से जा रहा है वहीं पे वापस आएगा। लेकिन अगर इस तरीके का ऑर्डर में नहीं डाला गया तो वापस आने पर वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस पोस्ट से छुट्टी पे गया था तो मुझे इसी पोस्ट पे ही ज्वाइन करना है। जैसे कि कुछ लोग जो लंबी छुट्टियों पे जाते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि जब मैं छुट्टी से कोई 6 महीने की छुट्टी पे गया, 2 साल की छुट्टी पे गया, 1 साल की छुट्टी पे गया, जो लंबी लीव है, तो उसमें आके वो क्लेम नहीं कर सकते कि जिस डिपार्टमेंट से जिस छुट्टी पे वो गए हैं उसी को ही वो ज्वाइन करेंगे। उनको किसी और पोस्ट पे और उन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या उस पर काम करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये है आपका मेन जो है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद है ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड बीन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, अगर कोई टीबी से ग्रसित था, सफ़र कर रहा था, बीमार था, मे बी अलाउड टू रिज्यूम ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट विच रिकमेंड लाइट वर्क फॉर हिम। अगर कोई टीबी का पेशेंट था, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया गया और फिटनेस सर्टिफिकेट में लिखा गया, रिकमेंड किया गया कि इसको लाइट वर्क दिया जाए, तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उसे अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने वाला कि फिटनेस सर्टिफिकेट में अगर ऐसा लिखा है कि इसको लाइट काम दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बोल दें कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। तो अगर इस तरह की रिकमेंडेशन हो रही है कि लाइट वर्क उसको दे दिया है तो उसके बेसिस पे आप उसको लाइट वर्क असाइन करेंगे और वो फिर ड्यूटी करेगा। ठीक है, अब लास्ट आपका रूल है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
रूल 25 है एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। अगर कोई छुट्टी खत्म होने के बाद भी एब्सेंट रहता है तो उसके साथ क्या किया जाए। अनलेस द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव एक्सटेंड द लीव। जब तक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो छुट्टी को एक्सटेंड नहीं करती, ठीक है, छुट्टी खत्म हुई उसके बाद एक्सटेंड नहीं करती, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिमेन्स एब्सेंट आफ्टर द एंड ऑफ लीव इज एंटाइटल्ड टू नो लीव सैलरी फॉर पीरियड ऑफ सच एब्सेंस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी के खत्म होने के बाद भी और जब तक कि गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उन छुट्टी को एक्सटेंड नहीं किया, उसके बाद भी एब्सेंट रहता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको किसी भी तरह की लीव सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड दैट पीरियड शैल बी डेबिटेड, और उस पीरियड को डेबिट कर लिया जाएगा अगेंस्ट हिज लीव अकाउंट, उसके लीव अकाउंट से, एज दो इट वाज हाफ पे लीव। तो पहले तो उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में वो बिना अप्रूवल के छुट्टी पे गया HPL काटा जाएगा। टू द एक्सटेंट सच लीव इज ड्यू, जो उसके अकाउंट में छुट्टियाँ होगी वो काट ली जाएंगी। द पीरियड इन एक्सेस ऑफ सच लीव, और HPL अगर ख़त्म होगी और तभी उसकी छुट्टियाँ जो है वो ज़्यादा है तो उस केस में EOL उसका कट जाएगा, जिस केस में यानी कोई सैलरी नहीं मिलती। HPL में हाफ सैलरी तो मिलती है, लेकिन इस HPL में तो वो EOL में तो वो भी नहीं मिलता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे EOL काट लिया जाएगा अगर HPL भी उसके अकाउंट में नहीं है। विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर गवर्नमेंट सर्वेंट लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट विलफुली यानी जानबूझकर छुट्टी कर लेता है, छुट्टी खत्म होने का जो ऑथराइज छुट्टी थी उसके खत्म होने के बावजूद भी, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है या इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। यानी वो अपने आप को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लायबल बना लेता है कि वो उसके ऊपर ये छुट्टी खत्म होने के बाद उसे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि उसने अप्रूव्ड छुट्टियाँ एक्सटेंड नहीं की या नहीं ली, ठीक है। तो ये आपका रूल 25 तक हमने आज इसको डिस्कस किया और कोशिश रही कि मैं जितना इसको डिटेल में समझा सकूं, जितना आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, कोशिश की मैंने। और आगे अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस कंटेंट को लाइक कर सकते हैं, और भी कंटेंट दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, कई लोग ज्वाइन करना चाहें तो इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये SLP है और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।